जो रुपये का इशू है, इट इज़ नॉट जस्ट अ मार्केट इशू, मीनिंग इट इज़ नॉट कि जैसे स्टॉक मार्केट में प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं, एक्सचेंज रेट भी है उसी तरह कुछ कुछ फ्लक्चुएट करता है। लेकिन जब टैरिफ्स वगैरह हमारे कम हुए तो वी बिकेम मोर ओपन। सडनली पता चला कि हमारी इकोनॉमी तो कम्पिटिटिव है नहीं। इस देश का हर आम आदमी पूछ रहा है आज रुपया क्यों गिर रहा है। क्या ये सिर्फ क्रूड ऑयल की वजह से है या इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, एक स्ट्रेस दिख रहा है, रुपया क्यों गिर रहा है। यूएस ने इतना प्रोग्रेस किया है, यूरोप ने इतना प्रोग्रेस किया है, हमें उस जैसे बनना है। अगर हमें उन जैसे बनना है तो वेल्थ टैक्स तो वहाँ है, वेल्थ टैक्स तो यूएस में भी है, यूरोप में है, एस्टेट ड्यूटी लगती है वहाँ पर, वहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं, कलेक्शन बहुत हाई नहीं है। जिसको हम मिडिल क्लास कहते थे वो एक्चुअली एब्सोल्यूट पॉवर्टी से एक लेवल ऊपर रिलेटिव पॉवर्टी का क्लास बन गया है। तो क्या हमारी इकोनॉमी में इनफॉर्मल से फॉर्मल बनने के प्रोसेस में हमने मिडिल क्लास को कम कर दिया है, हमने अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया है। जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई है, कमर्शियल रेवोल्यूशन हुई है, डेकेड्स, फ्यू सेंचुरीज, ये हर बारी ये डाउट आया है। जब रेलवेज आई थे, जब ऑटोमोबाइल्स आई थी, उसके बाद जब कंप्यूटर आया, ये हमेशा ये डाउट रहा है कि अब तो गए जॉब्स। एसआईपी आ रहा है डोमेस्टिक मार्केट में, इसकी वजह से वैल्यूएशन स्ट्रेच नहीं हो रहे हैं, क्योंकि क्या होगा कि एक फंड मैनेजर के पास हर महीने एसआईपी से अगर फंड आएगा उसे मार्केट में डिप्लॉय करना है इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द मार्केट। तो क्या इस वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड नहीं होगा। कुछ लिबरलाइजेशन क्वेश्चनेबल है, उसमें ये बीएफएसआई सेक्टर है। आई एम नॉट सेइंग लिबरलाइजेशन वाज रॉन्ग, आई एम सेइंग द वे इट वाज डन वाज रॉन्ग। जो लाइसेंस मिले, बैंकिंग लाइसेंस किनको मिले? एचडीएफसी वाज एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, हाउसिंग लोन्स के लिए थी, उनको बैंक लोन मिला। रियल एस्टेट में लैंड की सप्लाई बढ़ाना तो समझ में आता है, लेकिन पूरा जो रियल एस्टेट का इकोसिस्टम है इतना एक्सप्लॉयटेटिव है कि अगर कंट्रोल हटाया गया तो रेकलेस भी हो सकता है ये बिजनेस। बैंक्स भी रिलायबल नहीं थे, फिर बैंकिंग आई, कुछ हाउसिंग आए, अब तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आ गए हैं, तो ऑल्टरनेटिव्स बढ़ गए हैं। तो आज गोल्ड लेने की मजबूरी नहीं है। इंडिया में नया ट्रेंड बना है कि हर कोई स्टॉक मार्केट की तरफ भाग रहा है। इसको देखते हुए इकोनॉमी में आप क्या चेंज देख रहे हैं। सबसे पहले तो इसी के साथ एक सवाल ये है कि इंडिया के बैंक आज कितने सेफ रह गए हैं। आर्ग्यूमेंट सही लगती है, लेकिन 100 की चीज जब आप 30 पे बेचोगे तो बहुत सारे लोग आएंगे लेने के लिए। अब आ गया सिलेक्शन, डिस्क्रिप्शन, तो वो अलॉटमेंट किसको होती है? कोई जानकार है, कांटेक्ट है, या किसी ने अंडर द टेबल कुछ पैसे प्रोवाइड किए हैं, या किसी के साथ क्विड प्रो को है। इंडियन इकोनॉमी हाइप है या होप है? कहने को हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था तक पहुंच चुके, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत, आम आदमी की जिंदगी पे एक नजर डालें तो एक फर्क साफ दिखता है। आखिर इंडियन इकोनॉमी का डायरेक्शन क्या है? इंडिया में एसेट क्लासेज का ओवर वैल्यूएशन क्यों है? इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर गुरबचन सिंह, जेएनयू में पढ़ा चुके हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके हैं, अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके हैं, काफी कुछ लिखते रहे हैं ये ओवर वैल्यूएशन के ऊपर, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। सर स्वागत है आपका हमारे इस शो में। थैंक यू। मेरा पहला सवाल ही आपसे यही होगा कि इंडियन इकोनॉमी हाइप है या होप है? कुछ तो हाइप है, कुछ हकीकत भी है, और इंडिया में होप पहले भी थी, नाजायज नहीं थी, अभी भी है, बट उसके साथ हाइप है थोड़ा। ये जो दावे किए जाते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, इसका सच क्या है? इसका सच बड़ा सिंपल है कि हम एक बहुत बड़ा देश है, हमारी पॉपुलेशन बहुत है, जनसंख्या बहुत है, तो एक लार्ज यूनिट का एग्रीगेट जीडीपी आप देखोगे तो वो बड़ा होगा। तो देखना यह है कि जीडीपी पर कैपिटा कितना है, और उसके साथ ये देखना है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन
इन द पॉपुलेशन कितना है, कैसा है। और दूसरा ये देखना है कि बाकी इंडाइसेस हैं, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स है, या एजुकेशन पर है, हेल्थ पर है, न्यूट्रिशन पर है। वो काफी सारे इंडाइसेस जब आप देखते हैं तो तब पोजीशन ठीक नहीं है। हम उन सब पे आए उसके पहले आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, क्या जीडीपी सही मेजरमेंट है एक कंट्री की इकोनॉमी का? क्योंकि हमारे यहां जीडीपी के साइज को लेकर ही हाइप क्रिएट किया जाता है। वो जीडीपी को देखना चाहिए, लेकिन जब जीडीपी को भी देख रहे हैं तो जीडीपी पर कैपिटा देखें, टोटल नहीं। टोटल तो हमारा वैसे ही जनसंख्या की वजह से हो जाएगा। सो एक तो पर कैपिटा, दूसरा और भी इंडाइसेस हैं, सिर्फ एक जीडीपी की बात नहीं होती है। तो पूरी इकोनॉमी को समझने के लिए किन किन क्रिटिकल फैक्टर्स पे ध्यान देना जरूरी है? पहला आपने कहा पर कैपिटा इनकम देखना है, और कौन सी चीजें देखने की जरूरत है? दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कितनी इनकम कितने लोगों के पास है। उसके बाद हैप्पीनेस इंडेक्स, अगर आपका जीडीपी भी ठीक है तो हो सकता है हैप्पीनेस इंडेक्स ठीक नहीं हो, और हैप्पीनेस इंडेक्स में हम बहुत पीछे हैं। न्यूट्रिशन के इंडेक्स में हम बहुत पीछे हैं। एजुकेशन, हेल्थ, इन सब में बहुत पीछे हैं। तो पोजीशन सिर्फ एक स्टेटिस्टिक से अच्छी लग रही है, वो है टोटल जीडीपी, और वो कंट्री साइज और पॉपुलेशन की वजह से है। तो इसको देखते हुए इंडियन इकोनॉमी का डायरेक्शन आपको कैसा लगता है? देखिए, हम आत्ममुग्ध हो सकते हैं कि हम बहुत बड़ी जीडीपी हैं, लेकिन दुनिया हमारे को किस तरह की इकोनॉमी के तौर पर देख रही है? नहीं, थोड़ा सा मैं इसमें क्विकली ये ऐड कर दूं, हमारा ग्रोथ रेट अच्छा है। उस पे भी थोड़ी सी डिबेट है, बल्कि कंट्रोवर्सी आ गई थी। वो सिलसिला अभी भी चल रहा है। लेकिन ग्रोथ रेट है, और कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट का असर ये होता है कि आप 25 साल में, 50 साल में, 75 साल में काफी आगे जा सकते हो, जैसे हम जा चुके हैं 1947 से लेकर के अब 2026 तक हम बहुत आगे आ चुके हैं। उसके आगे भी जाएंगे। तो मैं जो पहली बात मैं कर रहा था करंट पोजीशन की, अब उसके साथ आप ग्रोथ जोड़ दीजिए, तो उसमें होप है, उसमें सिचुएशन इज नॉट बैड। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बड़ी है इंडिपेंडेंस के टाइम से। एजुकेशन लिटरेसी बहुत लो होती थी, वो सब इम्प्रूवमेंट है। सो हाफ ग्लास हाफ फुल ऑफ वाटर, हाफ एम्प्टी। लेकिन यह भी सच है कि हमारी वेल्थ इनइक्वालिटी, आज हम वेल्थ इनइक्वालिटी के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पे आ गए हैं। इनइक्वालिटी हाई है, और कुछ कुछ तो फिगर्स ऐसे भी हैं जो बता रहे हैं कि बढ़ रही है। सो अब यहाँ दो चीज़ें हो गई। एक तो ये है कि इनइक्वालिटी हाई थी पहले भी, और थोड़ी बढ़ भी रही है। सो वो एक और कंसर्न है। एड्रेस करना हो तो उसको कैसे एड्रेस करेंगे? उसको एड्रेस दो तरीके से किया जा सकता है। एक है पब्लिक पॉलिसी, दूसरा है पब्लिक स्पेंडिंग और पब्लिक टैक्सेशन। तो टैक्सेशन में मैं टैक्स रेट की बात नहीं कर रहा हूँ, टैक्स टू जीडीपी रेशियो की बात कर रहा हूँ। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो हमारा है, आई थिंक अभी शायद 18-19% है, और स्पेंडिंग आई थिंक 25% है, वो बाकी डेफिसिट आ जाता है। तो अब आप जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देखें, यूरोपियन कंट्रीज देखें, जहाँ पे एक मीनिंगफुल वेलफेयर स्टेट है, जहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स हाई है, तो वहाँ पर टैक्स जीडीपी रेशियो 40% से ऊपर तक की बात जाती है। वो शायद कुछ ज़्यादा ऊपर चले गए हैं, क्योंकि कुछ कुछ कंट्रीज में 45% भी है, और उनको अब दिक्कत आ रही है यूरोप में। तो बट अगर हम उसका लोअर पार्ट भी देखें, तब भी हमारे यहाँ पर अभी, मतलब आप समझो कि दुगना करने की ज़रूरत है। ये आसान बात नहीं है, लेकिन ये है कि उसको आहिस्ता आहिस्ता उस डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है। कुछ तो प्रॉब्लम एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का है। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, और भी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, उनका भी टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम रहता है। अब कुछ का तो मानना है कि ये लेस डेवलप्ड इकोनॉमी में बढ़ नहीं सकता,
मैं उस बात को नहीं मानता। अगर आपका टैक्सेशन रूल्स, पॉलिसी, इम्प्लीमेंटेशन वो सब हो, तो आप उस डायरेक्शन में जा सकते हो। तो एक तो ये हो गया कि आप टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ाओ। जब आप टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ाते हो तो विद प्रोग्रेसिव टैक्सेशन उसका जो मेन असर पड़ता है वो एफ्लुएंट सेक्शन पे पड़ता है, और उसका जो रीडिस्ट्रीब्यूटिव पार्ट है इन वॉट एवर वे वो लोअर सेक्शन को जाता है। तो ये हो गया एक तरीका इनइक्वालिटी को पर चेक डालने के लिए। दूसरा है पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी में आप जैसे आपका भी इंटरेस्ट है, आप हाउसिंग को ले लीजिए। आप रोटी कपड़ा और मकान, तो रोटी की आज इतनी बात नहीं है, कपड़े की भी बात नहीं है। मेन अब इन तीनों में से मुद्दा मकान का पेंडिंग है, और बहुत टाइम से पेंडिंग है। तो अब यहाँ पर पब्लिक पॉलिसी की बात है। अगर आपकी पब्लिक पॉलिसी ठीक होगी तो घर की प्राइसेस कम हो सकती हैं, और अगर घर की प्राइस कम होगी तो जो एक मेन अर्बन इंडिया में एन इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज रेंट, या फिर ईएमआई कह लो, या फिर अपने पैसों से आपने लिया हुआ है, तो इन वट एवर फॉर्म, बट हाउसिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर जो एक्चुअली लोगों को, अच्छे भले लोगों को मिडिल क्लास बना रहा है, और मिडिल क्लास लोगों को लोअर क्लास वालों को, लोअर मिडिल क्लास को पुअर सेक्शन में डाल रहा है। सो यहाँ पर पब्लिक पॉलिसी की बात है। तो विद बोथ बजट, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, एंड पब्लिक पॉलिसी, ऑल्सो विद इम्प्रूवमेंट इन स्टेट कैपेसिटी। और यहाँ पे एक मैं खास जिक्र कर दूं, इनइक्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में ये ज़्यादा बात नहीं होती है, लेकिन जो जुडिशरी का प्रॉब्लम है, जहाँ पे सालों साल लगते हैं, डेकेड्स लगते हैं, और बहुत एक्सपेंसिव है, वो भी वो भी एक प्रॉब्लम है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। कोर्ट्स में सफ़र कौन करता है? कोई अमीर आदमी तो वो स्पेंडिंग करके वेट भी कर लेगा, करवा लेगा, इवन अपर मिडिल क्लास भी। बट जुडिशरी का जो मेन इम्पैक्ट आता है वो लोअर मिडिल क्लास का, पुअर पे आता है। इनफैक्ट इवन प्रिजनर्स जो हैं वो काफ़ी लोअर सेगमेंट में हैं। वो कहीं भी होंगे, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा है। अंडर ट्रायल्स, लोअर सेगमेंट वाले अंडर ट्रायल्स सालों से बिना बेल के हैं, वो एक फैक्टर है। आपने कुछ बहुत जरूरी मुद्दे उठाए हैं, इसमें सब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला मुद्दा आपने उठाया है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। हमारे यहाँ जीएसटी का बर्डन आपको लगता नहीं ज्यादा है, रिग्रेसिव टैक्सेशन ज्यादा है? नहीं, आपसे मैं सहमत हूँ। जीएसटी का रेट ज़्यादा है, कम होना चाहिए। कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो गई पिछले 1-2 सालों में, बट अभी आगे जाने की ज़रूरत है। इसमें मैं सिर्फ ये ऐड कर दूं कि जीएसटी का जो रेट है, जैसे आप यूके को लें तो यूके में भी 20% है, तो हाई रेट है। ये कुछ लोग एग्जांपल देते हैं सिंगापुर और कुछ अदर कंट्रीज का, बट यूरोपियन कंट्रीज में जहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स हाई है, जहाँ लोग अच्छा रहते हैं, ये जीएसटी वहाँ भी है। लेकिन वहाँ पर इनकम टैक्स का जो इंसिडेंस है वो काफ़ी लोअर लेवल पे शुरू हो जाता है। अब हमारे यहाँ क्या हुआ है कि पिछले कुछ टाइम में थ्रेशोल्ड एग्जाम्पशन के लिए 12 लाख तक खींच दिया। 12 लाख इज अ वेरी हाई फिगर इन इंडिया कंपेयर टू द पर कैपिटा इनकम। तो अगर आप थ्रेशोल्ड ये यूके में देखोगे या यूरोपियन कंट्रीज में देखोगे, तो वहाँ जो थ्रेशोल्ड फॉर एग्जाम्प्ट इनकम है दैट इज नॉट सो हाई रिलेटेड टू पर कैपिटा इनकम। तो अगर हमने यहाँ पर जीएसटी को कम करना है, तो हमें उसके साथ साथ ये जो थ्रेशोल्ड्स हैं और जो एग्जेम्पशंस हैं इनकम टैक्स में, और वेल्थ टैक्स तो है नहीं, डेथ टैक्स, स्टेट ड्यूटी वो भी नहीं है, तो इन सबको धीरे धीरे कुछ कुछ करके डालना होगा, तब जाके जीएसटी कम कर सकते हैं। क्योंकि अभी फिलहाल अगर जीएसटी कम किया तो गवर्नमेंट रेवेन्यू का भी इशू है। हमें सिर्फ ये रेजिडेंट्स के व्यू पॉइंट से नहीं देख सकते हम। गवर्नमेंट का डेफिसिट ऑलरेडी हाई है, पब्लिक डेट इंडिया में हाई है, तो एक बजट को पूरा
देखकर बात करनी होगी। नहीं, इस पर ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन के लेवल पर चर्चा नहीं हुई है। हमेशा से एक बात उठी है कि वेल्थ टैक्स लगाया जाए, इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाए। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारे यहाँ जो फोकस है वो रिच क्लास को और प्रोटेक्शन देने वाली फोकस है? हम लोअर एंड ऑफ सोसाइटी को देखना नहीं चाह रहे हैं। लोअर एंड को जब हम देखते हैं ना तो सो मैं नहीं कहूँगा कि लोअर एंड को नहीं देख रहे हैं, वो मीनिंगफुल तरीके में नहीं है। आप जैसे आप मैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की भी बात करी, इंडिपेंडेंस टाइम पर बहुत लो था, मेरे ख्याल से 40 भी शायद नहीं था, तो अब वो बहुत ऊपर आ गया है। तो ये हम एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहे हैं, तो उसमें लोअर सेगमेंट भी आता है। लिटरेसी रेट आप देखो तो लिटरेसी रेट भी 1947 के बाद बढ़ते गया है। सो सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूल्स में भी काफ़ी हालत ठीक नहीं है, बहुत इम्प्रूवमेंट की बात है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। लेट मी पुट इट लाइक दैट। आपके क्वेश्चन पर मैं वापस आता हूँ। अब कुछ कहते हैं कि यूएस ने इतना प्रोग्रेस किया है, यूरोप ने इतना प्रोग्रेस किया है, हमें उस जैसे बनना है। अगर हमें उन जैसे बनना है तो वेल्थ टैक्स तो वहाँ है, वेल्थ टैक्स तो यूएस में भी है, यूरोप में है, एस्टेट ड्यूटी लगती है वहाँ पर। वहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं, कलेक्शन बहुत हाई नहीं है, बट कुछ जो मेरा मानना है, कुछ वहाँ लूपहोल्स हैं जिनकी वजह से ये कलेक्शन ज़्यादा नहीं है। बट इट इज़ नॉट कि आप मीनिंगफुल वेल्थ टैक्स नहीं रख सकते। इसके साथ मैं ऐड कर दूं कि वेल्थ टैक्स ऐसा नहीं हो कि आपकी इकोनॉमी को, ग्रोथ को असर करे, बिकॉज वी हैव अ मिक्स्ड इकोनॉमी। जब हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी तो उसके साथ हम ये कह रहे हैं कि वी नीड कैपिटल, वी नीड एंटरप्रेन्योर्स, वी नीड ग्रोथ, वी नीड री इन्वेस्टमेंट। एंड उसमें हम ये भी मान के चल रहे हैं कि वेल्थ इनइक्वालिटी बहुत हाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ होगी, क्योंकि आपको इकोनॉमी ओवरऑल मैनेज करनी है। नहीं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ तो एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, वो तो हो ही नहीं सकता। मेरा सवाल ये था कि अगर आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की बात करते हैं, एक तो हमारे यहाँ वेल्थ टैक्स नहीं है, हमारे यहाँ इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, चाहे आप 100 करोड़ 500 करोड़ इनहेरिट कर रहे हैं। इसके अलावा एक और मुद्दा है कि जो एलिट क्लास हैं उनको आपने एक सिस्टम में लूप होल दे दिया है। बहुत सारे ऐसे रिच हैं जो अपनी इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम दिखा रहे हैं। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को बढ़ाने के लिए एफर्ट्स क्यों नहीं किए जा रहे हैं? तो ये जो एग्रीकल्चरल इनकम का मामला है, ये थोड़ा एग्जैजरेट होता है। ये ऐसा है कि ये एक पुराना, एट वन टाइम 50s में कुछ उसकी रेलेवेंस थी, 60s में भी थी। अभी रिच फार्मर्स तो इंडिया में है नहीं, कि ऐसा तो है नहीं कि बहुत लोग हैं जिनके पास 500 एकड़ की ज़मीन है और उनकी एग्रीकल्चर, इनकी इनकम इतनी हाई है कि वो एग्जेम्प्ट है। कुछ मिसयूज है, वो मैं मैं उसे मानता हूँ। मिसयूज की बात हाँ, कर रहा हूं, क्योंकि इंडिया में एवरेज फार्मर के पास 2 एकड़ की भी जमीन नहीं है। हाँ। लेकिन जब मैं देखता हूं एक फिल्म स्टार एग्रीकल्चरल इनकम दिखा रहा है, तो वहां तो सिस्टम का लूप होल है। तो ये थोड़े कंस्पिकुअस एग्जांपल्स हैं। एक सेलिब्रिटी ने कोई एग्रीकल्चर लैंड दे करके, ये पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं। अब 140-150 करोड़ की पॉपुलेशन में कितने सेलिब्रिटीज हैं और कितना मिसयूज है, तो नहीं होना चाहिए। तो अगर हमको इस इश्यू को एड्रेस करना है तो मैं वापस उस पे आऊंगा कि जो आपने कहा, वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स और इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो हमारे पास अभी है, उसका थ्रेशोल्ड हमने 12 लाख रखा हुआ है, वो बहुत हाई है। तो उसको कम करने की जरूरत है। अगर उसको अभी, मैं समझ सकता हूँ अब हो चुका है तो उसको अब कम करना मुश्किल होगा, लेकिन और कई सारी एग्जाम्पशंस हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ एग्जाम्पशन का। अगर आप ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलती है। ये किसी टाइम पे ये रखा गया था टू एनकरेज पीपल टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, जब कोई करता नहीं था। अब पिछले 5 सालों में तो दिक्कत ये नहीं है कि लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे स्टॉक मार्केट में। 2 साल पहले तक तो बात यह है कि कुछ ज्यादा ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो रैशनल था उस 1.5 लाख की एग्जाम्पशन का, वो रैशनल अब नहीं है।
तो वो एग्जामिशन चल रही है। इसी तरह की और भी कितनी एग्जामिशन हैं जो चलती आ रही हैं। तो अब इन इन सबको हटाना होगा। ये उसके सब ओल्ड टैक्स रेजिम में है, न्यू टैक्स रेजिम में बट वो ओल्ड टैक्स रिजीम अवेलेबल तो है। यू कैन चूज बिटवीन ओल्ड एंड न्यू। तो न्यू रेजिम नहीं। एक कंपल्सरी तो आर्गुमेंट है नहीं। एक आर्गुमेंट यह दिया जाता है कि जो 12 लाख का एग्जेम्पशन किया गया है क्योंकि धीरे धीरे सरकार ओल्ड टैक्स रेजिम को खत्म करने की तरफ है, और न्यू टैक्स रेजिम में 12 लाख का एग्जेम्पशन है लेकिन साथ में और कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं है। क्या फिर भी आप उसको हाई मानते हैं? मैं उसको हाई मानता हूँ क्योंकि आई थिंक एवरेज इनकम शायद 2.5 लाख रुपए है। $2800। $2800 तो तकरीबन 2.5 लाख रुपए हुए, हाँ। 2.5 लाख। अब 2.5 लाख और 12 लाख, तो इट्स मोर देन 4 टाइम्स या ऑलमोस्ट 5 टाइम्स का मल्टीपल आ गया। तो मतलब आपने इनकम टैक्स, कुछ लोग कहते हैं कि इनकम टैक्स को अबॉलिश कर दो क्योंकि इट्स सच अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हम्म, जो देती है। वो इतना स्मॉल परसेंटेज क्यों है? क्योंकि आपने थ्रेशोल्ड ही इतना हाई रख दिया है, एग्जाम्पशन ही इतनी सारी दे दी हैं। उसके बाद फिर अलग हैं। मुझे एग्जाम्पशन मिलती है, मेरी वाइफ को एग्जाम्पशन मिलती है, मेरे बच्चों को एग्जाम्पशन मिलती है, मेरे एचयूएफ को एग्जाम्पशन मिलती है। तो अब आप इस सबको ऐड करोगे तो हमारे टैक्सेस में एग्जाम्पशंस और एवेजन है, ये दो ईज हैं हमारे सिस्टम में। अब और दोनों को एड्रेस किया जा सकता है। इवेजन भी ऐसा नहीं है कि इसको एड्रेस नहीं किया जा सकता। इट्स अ मैटर ऑफ पॉलिसी। आप टैक्स इवेजन की बात कर रहे हैं लेकिन एक आम आदमी से अगर आप पूछेंगे तो वो अगर टैक्स इवेट भी कर रहा है, उसका आर्गुमेंट ये होगा कि हमें रिटर्न ऑन टैक्स क्या मिलता है। इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? ये जो शिकायत है ना, ये मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास की है। और वो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास, हम सब लोग जो अपने आप को मिडिल क्लास समझते हैं वो एक्चुअली 85% 90% के ऊपर है। तो ये शिकायत वहाँ है कि हमें मिल क्या रहा है। लेकिन टैक्सेस के दो रोल होते हैं। एक रोल होता है कि आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करो, दूसरा होता है कि आप पब्लिक गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करो। तो ये जो शिकायत है ये उस कॉन्टेक्स्ट में है कि मैंने टैक्स दिया, मुझे सर्विस क्या मिल रही है, मुझे पब्लिक गुड क्या मिल रही है, कम है, करप्शन है, वो सब है। बट दूसरा है कि टैक्सेशन का मिक्स्ड इकोनॉमी एक रोल है कि यू विल रीडिस्ट्रीब्यूट रिगार्डलेस ऑफ प्रोवाइडिंग रोड्स, हेल्थ, एजुकेशन, यू विल रीडिस्ट्रीब्यूट। तो जो रीडिस्ट्रीब्यूटिव पार्ट है वो, अब सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल जो चलते हैं, अब वो दे केटर टू द लोअर सेगमेंट। तो वहाँ रीडिस्ट्रीब्यूटिव पार्ट तो नहीं, हो रहा है। वहीं पे मैं आ रहा था। देखिए, आपने कहा ग्राउज है जो थोड़े से प्रिविलेज क्लास हैं उनके अंदर। सच्चाई यह है कि वो प्रिविलेज क्लास नैरेटिव सेट कर रहा है, लेकिन रिटर्न ऑन टैक्स की जरूरत लोअर क्लास को है। जब आपने बात की पब्लिक स्कूल्स की, पब्लिक हॉस्पिटल्स की, वो सब तो बंद हो रहे हैं लगातार। वो ऐसा है, कुछ बंद हो रहे हैं और कुछ फॉर्म चेंज कर रहा है। जैसे कि इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, कर्नाटक में इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, एंड ये आई थिंक उनके इनिशिएटिव पर थी। देवी शेट्टी, डॉक्टर देवी शेट्टी, डॉक्टर देवी शेट्टी, या डॉक्टर देवी शेट्टी। तो वो हालांकि हैं प्राइवेट सेक्टर में, बट एक पब्लिक पॉलिसी को लेकर के, सोशल इंटरेस्ट को लेकर उनका काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। और उन्होंने काफ़ी काम किया है ऑन इकोनॉमिकल हेल्थ केयर। तो उनके साथ सरकार ने वहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की हुई है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने। स्टेट गवर्नमेंट ने, आई थिंक कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अब रिसेंटली कुछ चेंजेस आए हैं। तो जहाँ हॉस्पिटल्स सरकारी कम हो रहे हैं या वहाँ पर खर्चा कम हो रहा है, उसके साथ ये मेडिकल इंश्योरेंस पब्लिक आ रही है, इनएडिक्वेट है, लेकिन वो एक दूसरा फॉर्म ले रही है। तो so long as you are providing health cover, whether through government hospital or through insurance, publicly provided or publicly subsidized, तो
मतलब कुछ हो रहा है, इनएडिक्वेट है, बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिचुएशन बहुत ख़राब आप है। आयुष्मान स्कीम को सक्सेस मानते हैं, फेलियर मानते हैं, या उसमें मानते हैं कि थोड़ा डायरेक्शन की कमी है? मैं इसको नया मानता हूँ, अभी बहुत नई है, तो अभी कुछ खास कहना मुश्किल होगा कि अभी क्या हो रहा है, कितना ये टाइम लगता है जब तक आप असेस करते हो। अब जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स का है, उनकी असेसमेंट इज़ वेरी इजी, बिकॉज बहुत सालों का डेटा है, और आउटसाइड ऑफ गवर्नमेंट भी डेटा कलेक्ट करती हैं, जैसे प्रथम है, वो उन्होंने एक्चुअली बच्चों से बात करके उन्होंने ये चेक किया है कि जो 5वीं क्लास का बच्चा है वो दूसरी क्लास का एग्जाम नहीं दे पा रहा है। मतलब दिस इज स्टेटिस्टिकली शोन इंडिपेंडेंटली। सो ये असेसमेंट है, ये असेसमेंट इस तरह का अभी इन हेल्थ स्कीम्स पे अभी पता नहीं है। मतलब अभी कुछ कंक्लूसिव कहना मुश्किल है कि ये सक्सेस है या फेलियर है। एज फार एज आई नो। ओके। अच्छा, इंडियन इकोनॉमी पर वापस आते हैं। इंडियन इकोनॉमी में एक ही शाइनिंग एग्जाम्पल के तौर पे जो ओवरऑल दे दिया जाता है कि हम ग्रो कर रहे हैं, कंसोलिडेटेड ग्रोथ की बात होती है, लेकिन आईएमएफ भी सवाल उठा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी के पूरे जीडीपी के कैलकुलेशंस ही गलत हैं। एक दूसरा आर्गुमेंट साथ में और दिया जाता है कि ये जो ग्रोथ है, बेसिकली ये ग्रोथ नहीं, इन्फ्लेशन ज्यादा है। इसको आप कैसे देखते हैं? वो जो कहानी डेटा की है वो दोनों पहलू पर है, रियल जीडीपी और इन्फ्लेशन कंपोनेंट। ये मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग डेटा, तो उसमें मैं नहीं कहना चाहूँगा, बट आई एम फेमिलियर, आई एम अवेयर। डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम ने ये सबसे पहले उन्होंने ही तकरीबन मुद्दा उठाया था। उसके बाद ये और भी लोग जो ज़्यादा जानकार हैं, प्रणब सेन है, अब तो आईएमएफ हाँ, मेरे से भी, आईएमएफ ने इस पर सवाल उठाया। उसके आईएमएफ से बाद भी बात रिवाइज होती है। किया गया तो इंडियन इकोनॉमी, जीडीपी, इंडियन जीडीपी 4 नंबर से गिरकर 6 नंबर पे आ गई। वो जो 4 नंबर से 6 नंबर पे आई है, वो पार्टली एक्सचेंज रेट किया है, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल कंपैरिजन करते हैं तो डॉलर हमारी टर्म्स। रुपी इनकम को डॉलर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो जब रुपी गिरता है तो इनफैक्ट दैट हैज बीन अ मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर, बिकॉज रुपी इतना शार्पली गिरा है पिछले क्वार्टर्स में कि वो हमारी रैंकिंग को तक इफेक्ट कर गया है। सो उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो वो डेटा की है जो है, उससे कोई इनकार नहीं है, और किसी को न करना चाहिए, और सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए उस पर, क्योंकि क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है इंटरनेशनल। बट उसमें ये रुपी का भी इशू है, और ये कोई जो रुपी का इशू है, इट इज़ नॉट जस्ट अ मार्केट इशू, मीनिंग इट इज़ नॉट कि जैसे स्टॉक मार्केट में प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं, एक्सचेंज रेट भी है उसी तरह कुछ कुछ फ्लक्चुएट करता है। लेकिन जब टैरिफ्स वगैरह हमारे कम हुए तो वी बिकेम मोर ओपन, सडनली पता चला कि हमारी इकोनॉमी तो competitive है नहीं, तो इंपोर्ट्स बढ़ने लगे। सो इस सॉरी, इंपोर्ट्स पे असर हुआ, एक्सपोर्ट्स पे असर हुआ। तो अब उस पे अगर एक्सचेंज रेट वहाँ का वहीं रहता तो करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ जाना था। तो ये एक मार्केट का तरीका है कि रुपी फॉल्स, डॉलर राइजेस, सो दैट आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत नहीं बढ़े। तो जो नहीं बढ़ा है पिछले आप 2 सालों में देखें, इंडियन इकोनॉमी इतना एक्सपोजर हो गया, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं बढ़ा है। लेकिन वो कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि रुपी गिर गया है, वो रुपी ने क्या एडजस्ट ये किया इसको। क्या ये पूरी इंडियन इकोनॉमी के लिए सही डायरेक्शन है कि करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं बढ़ रहा है लेकिन हमारा रुपया गिरता जा रहा है? वो बात वही है कि इकोनॉमी कंपेटिटिव नहीं है। जो हम कह रहे थे कि फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो एक शैलो व्यू थी, सरफेस व्यू थी, क्योंकि जो मैं पहले कह रहा था कि पर कैपिटा इनकम देखो और बाकी डेटा देखो। अब इस पे एक और बात पे आ जाते हैं कि एक्सचेंज रेट को भी तो देखना है, कि अगर आपका एक्सचेंज रेट ही इन अ वे गलत था तो वो रियलिटी कैप्चर नहीं कर रहा था, तो आप फोर्थ दिख रहे थे, आप सिक्स दिख रहे हो।
तो ये कोई स्टेबल रैंकिंग तो नहीं हुई ना कि कुछ क्वार्टर में आप 4 से 6 चले जाते हो। इसी के साथ एक सवाल जो इस देश का हर आम आदमी पूछ रहा है आज, रुपया क्यों गिर रहा है? क्या ये सिर्फ क्रूड ऑयल की वजह से है या इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, एक स्ट्रेस दिख रहा है? रुपया क्यों गिर रहा है? क्रूड ऑयल एक वजह है और वो रिसेंट वजह है, ये वॉर जब शुरू हुआ। लेकिन डिप्रिसिएशन ऑफ द रुपी जो हुआ है वो सिर्फ वॉर के बाद नहीं हुआ है, उससे पहले ही काफी हो गया था। तो वो जो पहले हुआ था, दैट वाज व्हेन द इकोनॉमी ओपनड अप, जब वो इन वन वे और अनदर अलग अलग फेज में जब इंडियन टैरिफ्स को कम करने की जरूरत पड़ गई, तो वो फिर समझ आया ना कि इतनी कंपेटिटिव इकोनॉमी है हमारी। तो जो आपने वर्ड यूज किया स्ट्रक्चरल वीकनेस ये है कि हमारा प्रोडक्शन इनकम लो है और हम इंटरनेशनली कंपेरेटिव ज्यादा नहीं है, वो अब एक्सचेंज रेट में दिख रहा है। तो हम इंडियन इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव नहीं है। सरकार की तरफ से पिछले कुछ सालों में कोशिश हुई है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल बनाया जाए। क्या हम फॉर्मल इंडियन इकोनॉमी का जो बेसिक स्ट्रक्चर था, बेसिक नेचर था इनफॉर्मल, उसको फॉर्मल बनाने के प्रोसेस में कहीं हम अपने इनफॉर्मल बिजनेसेस को खत्म तो नहीं कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कर रहे हैं। ये डेवलप्ड इकोनॉमी होने के लिए, एक अच्छी इकोनॉमी के होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मल इकोनॉमी हो। जब इफ यू आर अ लो प्रोडक्शन इकोनॉमी, इफ यू आर अ लो इनकम इकोनॉमी, तो जॉब्स भी उसी के अकॉर्डिंग होगी, नेचर ऑफ द इकोनॉमी भी उसी तरीके की होगी जिसको हम इनफॉर्मल कहते हैं। तो उस पर आप जबरदस्ती फॉर्मल का थोपना वो नहीं किया जा सकता। वो एक बहुत सिंथेटिक आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट है। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है उसमें बदलाव आता है नेचर ऑफ द इकोनॉमी में, और वो एक एवोल्यूशन प्रोसेस है। वो ऐसा नहीं है कि आप इकोनॉमी को फॉर्मल करके आपने उसको डेवलप कर दिया। आप इकोनॉमी को डेवलप करेंगे तब फॉर्मलिज्म एज अ कॉन्सिक्वेंस आएगी। 2016 के बाद से अगर देखें तो इंडिया के इनफॉर्मल इकोनॉमी पे लगातार चोट की गई है। डिमोनेटाइजेशन हो गया, उसके बाद आपका नोटबंदी के बाद भी अगर हम देखें कई चीजें हुई, एनबीएफसी का क्राइसिस हुआ, कोविड हुआ। क्या इन सब का असर इंडियन इकोनॉमी पर दिखना शुरू हुआ है और आगे और प्रॉब्लम दिखेगी? प्रॉब्लम तो दिख रही है क्योंकि जो ग्रोथ हुई है वो एग्रीगेट पे ज़्यादा है। बट आप जैसे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट ले लो, रूरल एरिया ले लो, या अब तो इस वॉर के बाद ये हो गया कि कुछ वर्कर्स वापस घर जा रहे हैं कि कुकिंग गैस नहीं मिल रही है। सो ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं कुछ ऐसे। बट जो सिचुएशन है, सो मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ पॉलिसीज डेलिबरेटली इसलिए की गई थी कि हमको इनफॉर्मल इकोनॉमी निकालनी है, कुछ का मानना है। बट आई विल नॉट गो दैट फार। बट बट कुछ का कॉन्सिक्वेंस ये जरूर हुआ है कि आपने कुछ किया, जैसे डिमोनेटाइजेशन आपने किसी भी वजह से की, तो अब उसके साथ उसके बाद जीएसटी किया, तो अब जीएसटी का भी असर पड़ा है इनफॉर्मल सेक्टर पे। वो कंप्लायंस ही इतनी डिफिकल्ट है, बहुत सारे लोग उसको नहीं कर पाते हैं, तो लोअर बिजनेसेस, स्मॉलर बिजनेसेस वो ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं उससे। नहीं, जीएसटी की वजह से तो छोटे बिजनेसेस बड़े बिजनेस से कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहे हैं। जो भी छोटा व्यापारी जीएसटी के दायरे से बाहर है, मैं उसको अपने सप्लाई चेन का पार्ट ही अब नहीं रखूंगा क्योंकि मुझे इनपुट टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो क्या ये सब जो मेजर्स थे वो इंडिया के इनफॉर्मल इकोनॉमी को किल नहीं करता जा रहा है? तो मैं वही कह रहा हूँ कि रिड्यूस कर रहा है। किल इज अ स्ट्रॉन्ग टर्म। रिड्यूस कर रहा है एंड इट इज अ कॉन्सिक्वेंस। आई डोंट नो इफ इट इज इंटेंडेड। दो चीजें हैं, मेरी इंटेंशन क्या है और मेरी एक्शन का कॉन्सिक्वेंस क्या है। तो इट इज पॉसिबल दैट आई इंटेंडेड समथिंग एल्स बट उसका कॉन्सिक्वेंस ये हो रहा है। तो कॉन्सिक्वेंस तो हो रहा है।
क्या इसी सब वजह से यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, मिडिल क्लास स्क्वीज हो रहा है? क्योंकि देखिए, अब तो इंडिया में ये कहा जाने लगा है कि जिसको हम मिडिल क्लास कहते थे वो एक्चुअली एब्सोल्यूट पॉवर्टी से एक लेवल ऊपर रिलेटिव पॉवर्टी का क्लास बन गया है। तो क्या हमारी इकॉनमी में इनफॉर्मल से फॉर्मल बनने के प्रोसेस में हमने मिडिल क्लास को कम कर दिया है, हमने अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया है? सो मिडिल क्लास तो इफेक्ट हुई है, मिडिल क्लास इन द सेंस इन विच द टर्म इज यूज्ड, जो इकोनॉमिक जो कंस्ट्रक्ट में जो मिडिल क्लास था, सोशल कंस्ट्रक्ट में एक अलग मिडिल क्लास की परिभाषा हो सकती है। जो दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट की बात है ना, हाँ, खासकर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हाँ, की, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है मेनली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, और इट इज कॉल्ड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन वो ज्यादातर वो लोग हैं जिनके पास एक डिग्री है या डिप्लोमा है, लेकिन उनके पास मीनिंगफुल एजुकेशन या ट्रेनिंग नहीं है, तो इसलिए उनको जॉब नहीं मिल रही है। सो द यहाँ पर प्रॉब्लम इकोनॉमी का नहीं है, प्रॉब्लम एजुकेशन का है। अगर आप किसी को डिग्री पकड़ा दोगे, डिप्लोमा पकड़ा दोगे, और उसको बोलते हो कि आप जॉब ढूंढ ले, और उसको जॉब नहीं मिल रहा है, तो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑन द इकोनॉमी और ऑन द मार्केट और ऑन द इकोनॉमिक प्लानिंग, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। ये ये बहुत आम कंफ्यूजन है, बिकॉज अगर अनएम्प्लॉयमेंट ही है इंडिया में, तो व्हाई इज इट ओनली यूथ, मेनली यूथ, एंड व्हाई इज इट मेनली एजुकेटेड यूथ अनएम्प्लॉयमेंट? बिकॉज बात एजुकेशन पॉलिसी की है, उसको कंफ्यूज किया जा रहा है इकोनॉमिक अनएम्प्लॉयमेंट से। नहीं, आप जॉब मार्केट के डिमांड सप्लाई गैप की बात कर रहे हैं। जो एजुकेटेड यूथ है वो इंडस्ट्री में फिट नहीं हो रहा है, वो बहुत वोकल है, इसलिए उसकी बात हो रही है। लेकिन अक्रॉस द सेगमेंट हम देखें, हम अगर इनफॉर्मल इकोनॉमी में अनएजुकेटेड वर्कफोर्स को भी देखें, उसकी भी तो वेज ग्रोथ नहीं हो रही है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लेकिन वेज ग्रोथ नहीं हो रही है। वो आप सही कह रहे हैं, वेज ग्रोथ नहीं हो रही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खराब है, वो सब मैं मानता हूँ, बट वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो मेनली यंग एजुकेटेड की है, सो कॉल्ड एजुकेटेड। अब कोई इंजीनियरिंग कॉलेज गया है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज ठीक है ही नहीं, वहाँ एजुकेशन ही ठीक नहीं है, और वहां पर वो सर्टिफिकेशन भी ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा चीटिंग हो रही है, उसमें तो चीटिंग भी है, चीटिंग भी है, हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि अगर चीटिंग नहीं भी हो तो भी उस डिग्री का कुछ खास मतलब नहीं है, या डिप्लोमा का। तो वो कॉन्वोकेशन डे पर वो गाउन पहन के तो आ गए, वो भी, उसके पेरेंट्स भी और टीचर्स भी, कि आप 4 साल की आपकी एजुकेशन हो गई है। लेकिन जब वो पीस ऑफ पेपर लेके मार्केट में जाता है तो उसको जॉब नहीं मिलता है। यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यहाँ मैं तो ये भी कहूँगा कि देर इज हार्डली एनी अनएम्प्लॉयमेंट। आप यकीन करोगे, एम्प्लॉयर्स को सही लोग नहीं मिल रहे हैं। उनको वो कह रहे हैं हमें एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता, हमें एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन ये इंजीनियर नहीं मिलता, हमें अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता, हमें अच्छा नर्स नहीं मिलती। तो उनकी तरफ से शॉर्टेज है। अब आप आयरनी देखो इंडियन इकोनॉमी और इंडियन एजुकेशन की, कि एम्प्लॉयर्स के लिए शॉर्टेज है और यूथ के लिए जॉब्स नहीं है। तो वो होता क्या है कि वो 2 4 5 6 साल जब आहिस्ता आहिस्ता एहसास होता है कि जो जिस जॉब के लिए या जिस ऑक्यूपेशन के लिए, जिस स्टेटस के लिए मैं एस्पायर कर रहा था, वो तो मिल रही ना है, वो तो मिलेगा भी नहीं। इन द मीन भाई वो कुछ कुछ ढूंढता है, कुछ कुछ करता है, कुछ कुछ एक्सपीरियंस पाता है, तो वो कहीं सेटल हो जाता है, बट दैट इज नॉट कमेंसुरेट विद द डिग्री और डिप्लोमा। यहाँ मेन मुद्दा एजुकेशन का है, मैं बार बार उसको एम्फसाइज कर रहा हूँ। क्या इसकी वजह यह है कि इंडिया का पब्लिक स्पेंडिंग एजुकेशन पे बहुत कम है? वो है एक वजह, लेकिन सिर्फ वही वजह नहीं है। अगर
पब्लिक स्पेंडिंग आप बढ़ा भी दोगे और अगर आपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं देखी, जैसे मैं स्कूल का एग्जांपल दे रहा था, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहां तो आप स्पेंड कर ही रहे हो, फंडिंग हो रही है, स्कूल चल रहा है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बंद नहीं बिना हुए। क्वालिटी चेक के चल रहा है। क्वालिटी तो बहुत स्ट्रांग वर्ड हो गया, वो तो हार्डली एनी एजुकेशन है वही। सो यहाँ पर हालत ये इतनी खराब है। तो इस बात पर जोर देना कि गवर्नमेंट शुड इंक्रीज स्पेंडिंग, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज स्पेंडिंग, बट मोर इंपॉर्टेंट देन दैट इट शुड सी कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वोकेशनल सेंटर्स में हो क्या रहा है। सो एजुकेशन टू सम एक्सटेंट, इवन हेल्थ का, बट मोर एजुकेशन का। और वो आ जाता है इकोनॉमी पर। तो लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे है, अनएम्प्लॉयमेंट तो है नहीं, जो है वो लैक ऑफ मीनिंगफुल एजुकेशन है, स्किल गैप है, नॉट जस्ट स्किल, लैक ऑफ मीनिंगफुल एजुकेशन। मीनिंगफुल एजुकेशन। जैसे स्किल है तो जैसे इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर हो गया। अब जो एक ये कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ बीए बीएससी कर लेते हैं तो उसका तो जॉब नहीं मिलेगा। यहाँ भी आई डिफर। यूरोपियन कंट्रीज में, नॉर्थ अमेरिका में बहुत जगहों पर लोग जनरल बीए करते हैं, लोग जनरल बीएससी करते हैं और उसके बाद उनको जॉब्स मिलते हैं, क्योंकि ही इज अ मीनिंगफुली एजुकेटेड पर्सन। तो उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशन जो होती है मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, सुपरविजन में, उसको वो रोल मिलता है। और उसके लिए उनको वो बंदा नहीं चाहिए जो इसके पास कोई स्किल है। वो कहते हैं मुझे इलेक्ट्रिशियन नहीं चाहिए, मुझे एक आदमी समझदार चाहिए, एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी। अब यहाँ पर ये जो है, जो बीए एजुकेशन है, it is not because general BA education is useless. It is because the way it is taught and examined and certified, वहां वीकनेस है। आप ये जो मैनेजेरियल क्लास की बात कर रहे हैं, जिसको वर्ल्ड के कई हिस्सों में पीएमसी, प्रोफेशनल मैनेजेरियल क्लास कहा गया है, एक आशंका ये भी है कि ये क्लास खत्म हो जाएगा एआई के आने के बाद। एआई कितना बड़ा थ्रेट आपको इकोनॉमी में लग रहा है? स्पेसिफिकली एआई के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर ऐड करूँगा कि जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई है, कमर्शियल रिवोल्यूशन हुई है, डेकेड्स, फ्यू सेंचुरीज, ये हर बारी ये डाउट आया है। जब रेलवेज आए थे, जब ऑटोमोबाइल्स आई थी, उसके बाद जब कंप्यूटर आया, ये हमेशा ये डाउट रहा है कि अब तो गए जॉब्स। लेकिन हुआ क्या है कि द फॉर्म ऑफ जॉब्स, द काइंड ऑफ जॉब्स चेंज। उसके साथ आप देखोगे कि पिछले 200 सालों में, 300 सालों में पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है। तो एब्सोल्यूट लेबर फोर्स इनफैक्ट बढ़ा है, तो विच मीन्स दैट द नंबर ऑफ जॉब्स इनफैक्ट बढ़े हैं, कम नहीं हुए हैं। लेकिन वो उसको देख पाना कि ये नया लाइवलीहुड क्या फॉर्म लेगा, वो मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एआई से जॉब्स नहीं जाएंगे, जॉब्स तो जा रहे हैं, वो तो ऑलरेडी दिख रहा है। लेकिन किस फॉर्म में, कहाँ आएंगे, हो सकता है कम आए, हो सकता है कि ना आए, हो सकता है ये एआई रिवोल्यूशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, आई कांट से। तो ये जो आज की तारीख में जो जॉब लॉसेज हो रहे हैं, उसको एआई पे ब्लेम देना भी गलत होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? जॉब लॉसेज के बहुत सारे और भी कारण हैं जो एआई रिलेटेड भी हैं, एआई रिलेटेड भी हैं। अब जैसे सपोज मैं एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी हूँ, मेरा एक जॉब चला गया, मैं रोता थोड़ी रहूंगा, दूसरा मिल सकता है मुझे। मैं पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ। तो जॉब लॉसेस वहाँ डिफिकल्ट हो जाते हैं जहाँ पर ये डाउट आता है कि बंदा पढ़ा लिखा है कि नहीं है, बंदे में एक जनरल समझ है कि नहीं है। जिसको एजुकेशन है, जिसको कुछ स्किल है, जिसको समझदारी है, वो तो अपना रास्ता ढूंढ लेगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। हाँ, वो इंटरम पीरियड डिफिकल्ट होता है, और हमारे यहाँ सेफ्टी नेट, सपोर्ट, इस टाइप के अलाउंस वगैरह ये नहीं है, ना के बराबर है। वो सोशल लेवल पे हैं, हमारे
पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे नहीं, फैमिली सोशल लार्ज सपोर्ट स्तर पर सिस्टम एक अलग चीज है, स्टेट सपोर्ट सिस्टम तो यहाँ नहीं है। स्टेट सपोर्ट सिस्टम नहीं है। बट स्टेट सपोर्ट सिस्टम नहीं है, जैसे हमने शुरू में बात करी कि टैक्स जीडीपी रेशियो जो है वो जितना है उसके अंदर ये मुश्किल भी है। ऑफ कोर्स कुछ मिसयूज हो रहा है, फ्रीबीज, इंस्टेड ऑफ फ्रीबीज इट कैन बी मीनिंगफुल स्टेट सपोर्ट। आप आम खास बंदे को फ्री बस राइड क्यों दे रहे हो, या बिजली मुफ्त क्यों दे रहे हो? किसी का जॉब लॉस हुआ है, आप उसको दो ना, कि उसको 2 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की दिक्कत है। सो देख, दैट इज नॉट उस फ्रीबी, लिहाज से दैट अगर इज उस लिहाज से सपोर्ट। अगर देखें तो मनरेगा एक बेटर स्कीम था आज के फ्री राशन से। नो, मनरेगा इज अ गुड आइडिया, ये तो अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट हुआ है। बट जैसे आपने कहा, द वे यू पुट इट, ऐसा नहीं है कि मनरेगा बंद हो गया है और राशन शुरू हो गया है। कोई मनरेगा चल रहा है, मनरेगा की काफी स्पेंडिंग बजट पर, कम, हाँ, स्पेंडिंग कम की गई है और फ्री राशन को बढ़ाया गया है, फ्री या फ्री बस राइड। तो अब हमारा सोशल वेलफेयर जो था वो ट्रांजैक्शनल हो गया है। क्रूड भाषा में कहें तो परचेज ऑफ वोट्स हो गया परचेज ऑफ वोट्स हो गया है कि Yes. आप हमें वोट देंगे तो आपको सोशल वेलफेयर मिलेगा। है। या ऐसे इकोनॉमी में वेल्थ इनइक्वालिटी क्या लगातार बढ़ता नहीं चला जाएगा? वेल्थ इनइक्वालिटी, या मैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछूं कि वो कैटलिस्ट क्या हैं जो वेल्थ इनइक्वालिटी को बढ़ा रहे हैं? ओके, आपको मैं एक बताता हूँ जिस पर ज़्यादा लोगों की नज़र अनफॉर्चुनेटली नहीं पड़ी है। जो BFSI सेक्टर है हमारे यहाँ, इट इज़ बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस। ये स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन में इसका वेट 35% है, और BFSI का, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस का कंट्रीब्यूशन टू GDP अगर आप देखोगे तो लेस देन 10% है, 7, 8, 9 कुछ उसके पर है। ये इतना मिसमैच क्यों है? इतना मिसमैच इसलिए है कि जो BFSI सेक्टर है, इट इज हाईली प्रॉफिटेबल। अब why is it highly profitable? It is highly profitable because जो अर्ली 1990s के बाद जो लिबरलाइजेशन हुई थी, कुछ लिबरलाइजेशन बहुत अच्छी हुई जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ रेट बढ़ गया। कुछ लिबरलाइजेशन क्वेश्चनेबल है, उसमें ये BFSI सेक्टर है। आई एम नॉट सेइंग लिबरलाइजेशन वाज रॉन्ग, आई एम सेइंग द वे इट वाज डन वाज रॉन्ग। जो लाइसेंस मिले, बैंकिंग लाइसेंस किनको मिले? HDFC वाज एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, हाउसिंग लोन्स के लिए थी, उनको बैंक लोन मिला। ICICI वाज एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, उनको लोन बैंक का लाइसेंस। लाइसेंस मिला। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप वाज एन एग्जिस्टिंग ग्रुप, उनको बैंक लाइसेंस मिला। टाइम्स बैंक बाद में तो बंद हो गया था। इसी तरह की मैंने लिस्ट बनाई थी जो 10-12 लाइसेंस जो उस टाइम दिए गए थे। These dozen licenses were given to who is who. ओके, हमारा कंपैरिजन काफी बारी जो लोग एस्पायर करते हैं कि हमें कैपिटलिस्ट बनना है यूएस की तरह। यूएस में जस्ट अबाउट एनीबडी कैन ओपन अ बैंक, सब्जेक्ट टू ऑफ कोर्स जो नेटवर्थ, नॉट जस्ट नेटवर्थ। हमारे यहाँ तो 500 करोड़ का है, वहां तो बहुत कम है। वो साउंड, पर्सन, बैकग्राउंड वगैरह जो भी है, अदरवाइज इट इज इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो बैंकिंग लाइसेंस ऐसे दिए गए। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ करप्शन थी, मैं ये नहीं कह रहा कि HDFC वालों ने या ICICI वालों ने ब्राइब दी इसलिए उनको लाइसेंस मिला। मैं कह रहा हूँ पॉलिसी गलत थी। आपने पॉलिसी ऐसी करी कि हु इज हु को मिलेगा। अच्छा, सो कंपटीशन तो गया क्योंकि आपने हु इज हु को दिया है, वो भी लिमिटेड लाइसेंसेस दिए हैं। उसके बाद इंश्योरेंस पे आ जाइए। इंश्योरेंस के जो लाइसेंस हैं, आप IT सेक्टर में देखोगे, हु वाज नारायण मूर्ति, हु वाज अजीज प्रेमजी? नोबडी। They set up in the IT sector because they could enter. Okay. Would Narayan Murthy set up a bank? No.
Could Narayan Murthy or his kind set up an insurance company? No. तो ये गिने चुने लाइसेंस दिए गए और गिने चुने लोगों को दिए गए, गिने चुने कंपनीज को या बिजनेस हाउसेस को या कॉर्पोरेट सेक्टर को. ऑफ कोर्स देयर वाज अ पॉलिसी के बिजनेस हाउसेस को नहीं देने हैं, बट जो एलीट ग्रुप है वो इट कैन बी आउटसाइड द बिजनेस हाउसेस आल्सो. तो वो हुआ क्या उसके बाद, लाइसेंस पिछले 10 साल में तो एक लाइसेंस बैंक लाइसेंस नहीं दिया है. कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को लाइसेंस मिला था जब एक बार चेंज पॉलिसी हुई थी, बट अब वो भी रुका हुआ है. मेरा पॉइंट ये है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 1991 में लाइसेंसिंग पॉलिसी डिसमेंटल करती थी. उसकी वजह से हमारे इनफैक्ट ग्रोथ रेट भी बढ़ी. बट ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें हमने दोज हु आर वेल टू डू रिच बिकेम रिचर, बाकियों को मौका नहीं मिला. तो जब वेल्थ इनइक्वालिटी की बात होती है तो ये काफी बारी रह जाता है, और ये एक इंडिया में बहुत स्ट्रांग फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है. कि मैं एक चीज इससे और जोड़ दूं, आप न्यूज में देखोगे अक्सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या है? कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आप उसके लिए इजियर कर रहे हो. इट इज नॉट ईज ऑफ एंटरिंग बिजनेस. आज मैं बैंक खोल सकता हूं मीनिंगफुली, और फॉर दैट मैटर टेक अ वेरी डिफरेंट बिजनेस, लिकर बिजनेस. लिकर इज वेरी हाईली कंट्रोल्ड. उसका प्रोडक्शन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी रिटेलिंग. तो क्या मैं लिकर बिजनेस जा सकता हूँ? आई हैव टू फाइंड सम गॉडफादर, आई हैव टू फाइंड सम कॉन्टैक्ट, आई हैव टू यूज सम ब्लैक मनी, तब जाके मैं उसमें एंटर कर सकता हूँ, नॉट अदरवाइज. सो ये जो इनइक्वालिटी की हम बात करते हैं, तो लिकर इंडस्ट्री है, फाइनेंशियल सेक्टर है, अब इन्होंने ये चीजें रोकी हुई हैं. इनफैक्ट इवन एजुकेशन हेल्थ में. वो कैसे? जो लैंड पॉलिसी है, लैंड पॉलिसी के तहत क्या होता है कि आपने ज्यादा जो ध्यान रखा है रेजिडेंशियल सेक्टर का, क्योंकि लोगों को घर चाहिए. तो आपने, अगर आपके पास 100 एकड़ है, तो आपने कहा कि मेनली ये घरों के लिए होगा, प्लॉट्स के लिए होगा, या टावर्स के लिए होगा, और उसमें से हम ये फॉर एग्जांपल 100 एकड़ में से 5 एकड़ हम एजुकेशन और हेल्थ के लिए रखेंगे. मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बट इट इज ऑन द लो साइड. ओके. अब एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर की जरूरत ज्यादा है, आपने लैंड वहां कम रखा हुआ है, तो और वो भी कंट्रोल्ड प्राइस पे, क्योंकि वी आर अ मिक्स्ड इकोनॉमी. और वो सही, इंटेंशन सही है, पॉलिसीज ऑन द फेस ऑफ इट लगती सही है, लेकिन अब उसमें हो क्या रहा है कि हॉस्पिटल की जो लैंड है उसकी मार्केट प्राइस है सपोज 100 करोड़. ओके. लेकिन आपने उसको अलॉटमेंट प्राइस रखी हुई है 30 करोड़, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हेल्थ ये मार्केट पे नहीं चल सकती. आर्ग्यूमेंट सही लगती है, लेकिन 100 की चीज जब आप 30 पे बेचोगे तो बहुत सारे लोग आएंगे लेने के लिए. अब आ गया सिलेक्शन, डिस्क्रिप्शन. तो वो अलॉटमेंट किसको होती है? कोई जानकार है, कांटेक्ट है, या किसी ने अंडर द टेबल कुछ पैसे प्रोवाइड किए हैं, या किसी के साथ क्विड प्रोको है, या किसी का कोई ब्यूरोक्रेट का, पॉलिटिशियन का, या वैसे ही कोई जानकार है. एनीवे, एक आम डॉक्टर के लिए, एक आम बिजनेसमैन के लिए इस सेक्टर में नहीं आ सकता. तो जिस आदमी ने कॉन्टैक्ट यूज करके या ब्लैक मनी यूज करके वो लैंड लिया है, तो अब आप उसमें देखोगे असर पड़ेगा उसकी एटीट्यूड का टुवर्ड्स हेल्थ, एजुकेशन, टुवर्ड्स प्राइसिंग इन वट एवर फॉर्म. तो ये जो सारी पॉलिसीज हैं, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग. आई एम कमिंग बैक टू योर मेन इशू, जो आप इनइक्वालिटी की बात कर रहे थे. दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इनइक्वालिटी, क्योंकि जिसके पास है उसको लाइसेंस मिल रहा है, उसको लैंड मिल रहा है. तो क्या वेल्थ इनइक्वालिटी रोकने के लिए ये अच्छा मॉडल नहीं होता कि बेसिक सर्विसेज पब्लिक सेक्टर के हाथ में हो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का रोल नहीं है. अब इससे पहले हमने बात करी मेडिकल इंश्योरेंस की, तो कर्नाटक और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे तो पब्लिक रोल है, बिकॉज इंडिया में बहुत
इनइक्वालिटी है, बहुत पॉवर्टी है। अब वेदर यू शुड प्रोवाइड गवर्नमेंट हॉस्पिटल और यू शुड प्रोवाइड गवर्नमेंट इंश्योरेंस, ये दो अलग माध्यम हो सकते हैं। अब पब्लिक हेल्थ को, यूके का थोड़ा सी मुझे फेमिलियरिटी है, तो यूके में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एनएचएस, नेशनल हेल्थ सिस्टम हुआ था, और उनकी सोच यही थी कि आप चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, आपको हेल्थ सर्विसेज यूनिफॉर्मली मिलनी चाहिए। इट वाज अ ग्रेट विजन, और जैसे शुरू हुआ, शुरू भी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन वो पिछले 75-80 साल में अब उसकी वीकनेसेस नजर आ रही हैं एनएचएस की। तो अब वो कह रहे हैं कि द आइडिया वाज गुड और पब्लिक हेल्थ होनी भी चाहिए, बट नॉट टू दिस एक्सटेंट। अब वो मार्केट की तरफ कुछ देख रहे हैं, तो देयर इज अ बिट ऑफ हेल्दी मिक्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट, publicly provided hospital, publicly provided insurance. चूंकि पब्लिक हेल्थ केयर एक ग्लोबली एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट रहा है, और जैसे आपने बताया कि अब यूके में भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको देखते हुए आइडियल सॉल्यूशन तो फिर कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हम पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे देंगे तो फिर तो ये वेल्थ इनइक्वालिटी और बढ़ता ही चला जाएगा। नो, मैं पहले तो मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए सिर्फ, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा इट्स मिक्स। 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 दूसरा, to the extent that it is in the private sector, an important part of the policy is giving land for a hospital. तो अब बात सिर्फ हेल्थ पॉलिसी की नहीं है, अब लैंड पॉलिसी इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि अगर आपने जो मास्टर प्लान्स हैं उनमें लिमिटेड एरिया है हॉस्पिटल्स के लिए, नर्सिंग होम्स के लिए, तो वो तो वैसे ही इनएडिक्वेट प्रोविजन आ जाएगी, सप्लाई आ जाएगी, और जो आएगी वो एक्सपेंसिव आएगी। सो अब यहाँ पे बहुत लोग बार ये होती है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब वो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले से बात करो तो वो कहता है कि लोगों को ये पता नहीं है कि मैंने ब्लैक में कितना पैसा दिया था लैंड लेने के लिए, तो मेरा तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जब आप पूरी इन्वेस्टमेंट देखोगे मेरी, तो इतना नहीं है जितना आपको नजर आ रहा है। मैं नहीं कह रहा एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रही है, मैं नहीं कह रहा गलत लोग नहीं है उसमें, लेकिन बात यह है कि जो रूट्स हैं, पॉलिसी रूट्स, उनको समझने की जरूरत है, उनको एड्रेस करने की जरूरत है, ना कि फलाने बिजनेसमैन ने ऐसा कर दिया, या फलाने पॉलिटिशियन ऐसे कर दिया, या फलाने ब्यूरोक्रेट ने ऐसा कर दिया। ये पावरफुल लोग हैं, लेकिन ये काम करते हैं विद इन अ पॉलिसी फ्रेमवर्क। 1991 की जो अचीवमेंट थी वो थी कि एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो पॉलिसी चेंज हुई, उसके बाद कहाँ गया पावर ब्यूरोक्रेट का, पॉलिटिशियन का या बिजनेसमैन का? तो पॉलिसी ठीक हुई ना, उसके बाद हमको ब्लेम नहीं करना पड़ा किसी XYZ ब्यूरोक्रेट को या पॉलिटिशियन को या बिजनेसमैन को। तो एक कॉरपोरेट के हाथ में अगर एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, जिसने अंडर द टेबल बहुत पैसे खर्च करके उस लैंड पार्सल को लिया है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा ही। और इसको देखते हुए क्या ये एक आइडियल मॉडल हो सकता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाई जाए और गवर्नमेंट बेसिक सर्विसेज, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन गवर्नमेंट के हाथ में हो? क्या ये एक वायबल मॉडल हो सकता है इंडिया जैसे इकोनॉमी में, जहां की 90% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन ही माने जाएंगे? नो, तो ऐसा है कि आपको थोड़ा शायद हैरानी होगी मेरे एग्जांपल से, लेकिन मैं आपको, आपने ट्रांसपोर्ट का जिक्र किया, मैं एयरलाइन का एग्जांपल लेता हूँ। एयरलाइंस इज अ प्राइवेटाइज्ड बिजनेस, इज अ कंपेरेटिव बिजनेस, और वो कंपेरेटिव बिजनेस इतना है कि स्टॉक मार्केट में कहा जाता है कि एयरलाइन के शेयर्स मत लेना, ये इतना कंपेरेटिव है, इसमें प्रॉफिट्स तो है नहीं। अब उसका, उस प्राइवेटाइजेशन का और उस कंपटीशन का इफेक्ट ये हुआ है कि जो यात्री हैं, लोग ट्रैवल करते हैं बाय एयर, उनको बेनिफिट हुआ है। एडजस्टेड फॉर जनरल इन्फ्लेशन, एयर फेयर्स हैव कम डाउन। ये प्राइवेटाइजेशन और कंपटीशन, ये जो बसें चलती हैं इंटरस्टेट, जो रेलवे चलती हैं, ये कंपटीशन, ये क्वालिटी वहाँ नहीं है।
इन द नेम ऑफ द कॉमन मैन। बल्कि कॉमन मैन के लिए तो आपको एक कंपेटिटिव सर्विस प्रोवाइड करनी है ना। उसके बावजूद भी अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाता है तो यू हैव टू हैव अ पॉलिसी ताकि उसकी इनकम बढ़े। वो डायरेक्ट है। दूसरा है कि इनकम सपोर्ट हो, जैसे मैंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, या कोई ओल्ड एज में जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में करते हैं, तो वो आपको, या उसका एक और वर्जन है यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। इनकम। तो देर दे कैन बी मल्टीपल वेज टू हेल्प। It is one thing to support people, which is very much needed. It is another to have a public sector. Public sector, I am afraid to say, does not always benefit the public. नाम है पब्लिक सेक्टर और उसकी वजह से लोग पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट करते हैं। पब्लिक सेक्टर में जो गिने चुने एम्प्लॉयज हैं वो गेन कर रहे हैं। अदरवाइज उसका, अब वो एक टाइम था जब ये करने की जरूरत थी और उस टाइम की एक थॉट प्रोसेस भी था। लेकिन मैं आप यूरोपियन कंट्रीज में देखोगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स नहीं है, काफी जगहों में तो पब्लिक सेक्टर में ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। लेकिन आप कॉमन मैन से पूछो, उनको सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट से कहीं ज्यादा इंडिया से। तो द पब्लिक सेक्टर इज नाइदर नेसेसरी नॉट सफिशिएंट। पब्लिक पॉलिसी इज टैक्सेशन, रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, वो सब है। तो आप कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में को कॉम्पिटिटिव बनाकर गवर्नमेंट पॉलिसी लेवल पर सिटीजन्स को सपोर्ट करे। कंपटीशन एंड रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑल्सो। आई एम नॉट सेइंग कि प्राइवेटाइज कर दिया, प्राइवेटाइजेशन ऑल्सो एट अ फेयर प्राइस इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। नहीं, हमारे यहाँ यही तो नहीं हो रहा है। यहाँ प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्रोनी कैपिटलिज्म माना जा रहा है। नो, तो ऐसा है, हमने अभी तक पॉलिटिक्स की बात करी नहीं और कर भी नहीं रहे हैं, और ना मैं पॉलिटिक्स के बारे में जानता हूं। लेकिन जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए पब्लिक सेक्टर का जरूरी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। पब्लिक पॉलिसी की जरूरत है, पब्लिक स्पेंडिंग की जरूरत है। पब्लिक स्पेंडिंग एक चीज है, पब्लिक पॉलिसी दूसरी चीज है, पब्लिक सेक्टर तीसरी चीज है। ये अलग अलग चीजें हैं। नाम वर्ड पब्लिक सब में आ जाता है, तो इसलिए लोग कहते हैं नहीं नहीं पब्लिक सेक्टर को नहीं छोड़ना। पब्लिक सेक्टर क्या पब्लिक को बेनिफिट करता है? क्योंकि इंडिया के पब्लिक सेक्टर में करप्शन बहुत रहा था, इसलिए भी ये परसेप्शन बना कि पब्लिक को सपोर्ट नहीं करता ये। मैं कहता हूं करप्शन नहीं भी हो तो एफिशिएंसी का इशू है। इनएफिशिएंसी का एफिशिएंसी का इशू तो है। अब जैसे यूके में एनएचएस है, पब्लिक सेक्टर है, वहां करप्शन की इशू नहीं है। आई मीन एक्सेप्शन एक आध इधर उधर कुछ होगा, बट इशू तो है क्योंकि एफिशिएंसी की इशू आ जाती है वहां पर। ओके। अच्छा, ये जो इंडिया में नया ट्रेंड बना है कि हर कोई स्टॉक मार्केट की तरफ भाग रहा है, इसको देखते हुए इकॉनमी में आप क्या चेंज देख रहे हैं? सबसे पहले तो इसी के साथ एक सवाल ये है कि इंडिया के बैंक आज कितने सेफ रह गए हैं? बैंक्स में सेफ्टी की कोई इश्यू नहीं है। ये तो बल्कि जब एनपीएस हाई थे, जब लोन वेवर हो रहे थे या लोन डिफॉल्ट हो रहे थे, एक तो डिपॉजिट इंश्योरेंस है, दूसरा पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। तो फॉर द पब्लिक सेफ्टी की कोई खास इशू नहीं है। पब्लिक के लिए इशू वहां है कि जो रिटर्न्स मिलते हैं आपको बैंक डिपॉजिट पे, सॉरी वो क्या मिल रहे हैं, 5 ईयर एफडी पे आई थिंक 6% का इंटरेस्ट रेट है। जो लॉन्ग टर्म टारगेट रेट है 4% है। पिछले 5 साल का आप देखोगे तो इन्फ्लेशन रेट तो वो 5% है। तो अगर 6% इंटरेस्ट में 5% इन्फ्लेशन एडजस्ट करोगे तो 1% रह गया। और जब टैक्सेशन होती है वो टैक्सेशन पूरे 6% पे जाती है, 1% पे नहीं जाती। तो एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन एंड एडजस्टेड फॉर टैक्सेस, तो आपको बैंक्स में से कुछ नहीं मिल रहा है। सो इट इज नॉट लुक्रेटिव बट इट इज सेफ। सेफ्टी और ल्यूक्रेटिव में दो चीजों में फर्क है। और क्या ये पॉलिसी ऐसे डिजाइन की जा रही है कि
पैसा ज्यादा से ज्यादा मार्केट में आए, मार्केट की लिक्विडिटी को बढ़ाई जाए? मैं नहीं कहूँगा कि ये डिज़ाइन है, लेकिन अगेन कॉन्सिक्वेंस तो है। लेकिन जो मार्केट में आप कह रहे हो कि पैसा जा रहा है, वो रेट ऑफ ग्रोथ बहुत हाई है। लेकिन अभी भी आप लेवल देखोगे ना, तो अक्रॉस इंडिया जो इन्वेस्टमेंट्स हैं लोगों की बैंक्स में, रियल एस्टेट में एंड स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स या डायरेक्ट, अभी भी बहुत कम है, अभी भी बहुत कम है। सो वो ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हाई है, और वो थोड़ा सा अब्रप्ट फास्ट हुआ है और थोड़ा अनहेल्दी हुआ है। उसको थोड़ा सा फेजिंग की ज़रूरत थी, जो करेक्शन अभी पिछले 2 साल से अब धीरे धीरे कुछ कुछ हो रही है। क्या इंडियन स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन के लेवल पे फेयरली वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है? It is overvalued compared to many emerging economies. It is not as overvalued as the US stock market is. But globally, if you leave out US and some countries like Taiwan, और कुछ एक एग्जाम्पल और हैं, अदरवाइज इंडिया स्टैंड्स आउट इवन नाउ। ये 1.5 साल के टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन के बाद, और दूसरे, कल ही आई केम अक्रॉस अ न्यूज आइटम, जो सेंसेक्स का लेवल है आज, वो 3 साल पहले था, मीनिंग 0 रिटर्न ओवर लास्ट 3 years। इसके बावजूद द स्टॉक प्राइसेस आर हाई इन इंडिया कंपेयर टू अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज। बट मैं साथ में ये इमीडिएटली ऐड कर दूं कि अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं किया और बैंक एफडी में किया, तो आप और भी ज़्यादा घाटे में हो। आपने रियल एस्टेट में किया तो उसमें और भी घाटे में हो, वहाँ तो रिस्क भी है, रिटर्न भी लो है, लगता है हाई है, एंड कुछ सालों में कुछ इलाकों में था भी हाई। लेकिन एज अ जनरल थिंग, सो जो मेरा लास्ट आर्टिकल था हिंदू बिजनेस लाइन में, मैं यही कह रहा था कि विद इन इंडिया म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट आर एन अट्रैक्टिव ऑप्शन, बट व्हाई स्टिक टू इन्वेस्टिंग जस्ट विद इन इंडिया? ये कोई पेट्रियोटिज्म वाला की इशू नहीं है, इट्स जस्ट अ प्योर इकोनॉमिक इशू। प्योर इकोनॉमिक है कि इंडियन मार्केट से ज्यादा अट्रैक्टिव इंटरनेशनल मार्केट इसलिए भी है क्योंकि हमारा करेंसी डेप्रिसिएशन का भी फायदा मिल रहा है। सो दो चीजें हैं, एक तो ये है कि द वैल्यूएशंस आर लोअर इन अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज, और दूसरा है कि आवर करेंसी डेप्रिशिएट्स। मैं ये साथ में ऐड कर दूं कि करेंसी डेप्रिसिएशन शुड बी केप्ट इन टू अकाउंट, केप्ट इन माइंड, बट हम ये धारणा मन में मत लें कि पिछले 6 महीने में या 1 साल में जिस रफ्तार से डेप्रिसिएशन हुई है, उसी रफ्तार से डेप्रिसिएशन होती रहेगी। इतनी हालत खराब नहीं है। मतलब रुपया कहां पर जाकर ठहरेगा फिर? नहीं, डेप्रिशिएट तो होता रहेगा, वो डॉलर के मुताबिक। उसका सिंपल रीजन है, हमारा 4% इन्फ्लेशन टारगेट है, उनका 2% इन्फ्लेशन टारगेट है। 2% इन्फ्लेशन का डिफरेंस तो यही आ गया। तो मोटा मोटा 2% ऑन एन एवरेज ओवर द लॉन्ग टर्म, तो रुपी विल डिप्रिशिएट अगेंस्ट द डॉलर। और उसके ऊपर अगर लैक ऑफ कंपेटिटिवनेस की बात आ गई, तो रियल एक्सचेंज रेट जो होता है एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, वो और डिप्रिशिएट कर सकता है। बट मैं ये कह रहा हूं कि पास्ट रिटर्न्स आर नॉट एन इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। ये बात सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की नहीं है, ये बात करेंसी मार्केट की भी है। इंडियन स्टॉक मार्केट को ओवर वैल्यूड होने पे आप कितना सेफ मानते हैं इस समय? ये पॉलिसी डिपेंडेंट है। मैं इसका मतलब ये है कि देर आर ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग इन इंडिया। आप इंटरनेशनल इन्वेस्ट करोगे तो टैक्सेशन लॉज आर डिफरेंट, TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अप्लाइज, देन देर आर एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज। आप इनकम टैक्स के उसमें आ जाते हो कि आपने फॉरेन इन्वेस्टिंग की है। सो अब फिर वो आई थिंक इट्स $7 बिलियन का कैप है म्यूचुअल फंड्स पे, उससे ज़्यादा वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सो इंडिविजुअल के लिए भी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम का
कैप है? वो तो काफी लिबरल है, $250,000 है। तो वो सिर्फ चुकता है बहुत रिच को। फॉर बल्क ऑफ द पीपल जिनकी हम SIP और जिनकी हम आजकल की बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग की स्टॉक मार्केट, उनके लिए नहीं है। बट वो जो 7 बिलियन कैप है एग्रीगेट में है फॉर अ बिग कंट्री लाइक इंडिया। अब आप बताओ, $700 बिलियन का रिजर्व है हमारे पास, और 7 बिलियन का कैप लगा रखा है हमने इन्वेस्टमेंट पर ऑर्डिनरी सिटीजन्स। 1% है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने रोका हुआ है इंडियंस को फॉरेन इन्वेस्टिंग से। अब हमने फॉरेन इनफ्लो इनटू इंडिया नहीं रोका हुआ। अगर आप फॉरेनर्स को अलाउ करते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, तो सिमिलरली डाइवर्सिफिकेशन यू अलाउ इंडियंस टू इन्वेस्ट अब्रॉड। तो इसमें क्या है कि दोनों का फायदा होता है, उनको भी डाइवर्सिफिकेशन मिल गई, हमको भी डाइवर्सिफिकेशन मिल गई। तो जो आपका सवाल था, अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग अलाउड हो इजीली, तो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ फॉरेन आउटफ्लो, तब ये स्टॉक मार्केट प्राइसेस कैन फॉल। नहीं, मैंने इसीलिए सपोर्ट पूछा सिस्टम। था, इसीलिए मेरा ये सवाल था कि इंडियन स्टॉक मार्केट कितना सेफ है, क्योंकि FIIs लगातार इंडियन मार्केट छोड़ रहे हैं, और इंडिया में जो ये नया SIP कल्चर आया है उसके थ्रू DII मार्केट को संभाले हुए है। लेकिन जिस तरीके से उसी DII सेगमेंट में SIP करने वालों में जॉब लॉसेज हो रहे हैं, ये मार्केट कितने दिन सस्टेन करेगा, ये मेरा पहला। सेकंड एक और इसी के साथ है So कि one by one, I will lose track. So SIP can be in a domestic fund, SIP can be in a foreign fund. अब SIP in a foreign fund अलाउ नहीं किया हुआ है। तो अगर जब तक गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी रहेगी, तो स्टॉक मार्केट इज नॉट एन अनसेफ प्लेस। लेकिन अगर मेजर चेंज हो गया पॉलिसी का, तो देन द इंडियन स्टॉक मार्केट इज नॉट अ वेरी सेफ प्लेस। लेट मी पुट इट लाइक दैट। और अगर ये जो SIP आ रहा है डोमेस्टिक मार्केट में, इसकी वजह से वैल्यूएशन स्ट्रेच नहीं हो रहे हैं, क्योंकि क्या होगा कि एक फंड मैनेजर के पास हर महीने SIP से अगर फंड आएगा, उसे मार्केट में डिप्लॉय करना है इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द मार्केट। तो क्या इस वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड नहीं होगा, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट को FII सहारा नहीं दे रहे हैं? नहीं तो उसमें अगर आप फंड मैनेजर पर 7 बिलियन कैप का कैप हटा दोगे ना, तो SIP डोमेस्टिक फंड को मैं दे रहा हूं, लेकिन मेरा फंड मैनेजर इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग कर रहा है क्योंकि 7 बिलियन कैप नहीं है। तो ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर कैन बिकम सेफ। अभी जो इन अ वे द डोमेस्टिक इन्वेस्टर इज वल्नरेबल, क्योंकि वो महंगी चीज खरीद रहा है, क्योंकि उसके पास चारा नहीं छोड़ा आपने। लेकिन उसको आप मजबूर मत करो ना। वो 7 बिलियन कैप जो है, मैं नहीं कहता कि ओवरनाइट चेंज कर दो उसको। ओवरनाइट चेंज किया तो प्रॉब्लम हो पूरा सकती है। मार्केट क्रैश कर सकता है। तो 7 बिलियन कैप से आप उसको 8 बिलियन, 9 बिलियन, आहिस्ते 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 उसको छोड़ो। जो दूसरे आपने कहा ना कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स संभाले हुए हैं, वो संभाले क्या हुए हैं, हमने फॉरेनर्स को आउटलेट दे रखा है कि आप महंगे में बेच के जाओ, हम खरीद लेंगे। ये तो संभालने वाली बात नहीं हुई, ये तो खुद बेवकूफ बनने वाली बात है। तो इंडिया का स्टॉक मार्केट इस समय जो एंटर कर रहा है उसके लिए बहुत रिस्की है, क्योंकि बहुत हाई वैल्यूएशन पे एंट्री हो रही है। उसको स्टॉक मार्केट एंटर करना चाहिए, लेकिन थोड़ा होमवर्क करके इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करनी चाहिए इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में। और इंडियन मार्केट में कितने % तक के क्रैश की उम्मीद इस समय की जा रही है? नहीं, क्रैश मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ये तो ऐसा है, स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट करना वो तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन वैल्यूएशंस, लॉन्ग टर्म में वैल्यूएशंस मैटर करती हैं। तो उस हिसाब से आप देखो तो देयर इज अ हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज कंपेयर टू इंडिया। अब इसी के साथ आते हैं जो दूसरा असेट क्लास इंडिया में माना जाता है, रियल एस्टेट।
एक आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है कि इंडिया का रियल एस्टेट स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा ओवर वैल्यूड है, इसको आप कैसे देखेंगे? मैं मानता हूं इस बात को। अब उसमें भी एक चीज है, पॉलिसी। अगर पॉलिसी रिस्ट्रिक्टिव रही रियल एस्टेट में तो प्राइसेस कैन स्टे हाई। लेकिन अगर आपने लिबरलाइजेशन किया, अलाउ किया सप्लाई एक्सपैंडिंग का, तो दिस एप्रिसिएशन रेट कैन ड्रॉप एंड इवन एब्सोल्यूट प्राइसेस कैन फॉल इन सम एरियाज एटलीस्ट, इफ नॉट एवरीवेयर। तो हम सोचते हैं ये कि मार्केट का रुख क्या है। मार्केट का रुख पॉलिसी पे बहुत डिपेंड करता है। 1991 में लिबरलाइजेशन करी तो ये नहीं हुआ कि मार्केट में क्या हुआ, पॉलिसी क्या थी। 1991 में पॉलिसी चेंज हुई थी, उसके बाद मार्केट चेंज हुई थी। सो इट इज नॉट अ मार्केट्स ओन रिस्पॉन्स। स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन निकालने का तो एक मेट्रिक है भी, हम पी रेशियो वगैरह देख लेते हैं। रियल एस्टेट का वैल्यूएशन का कोई मेट्रिक ही नहीं है। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आप कैसे निकालेंगे वैल्यूएशन? इसका इनफैक्ट इस पे मैंने काम भी किया हुआ है। आप उसको डिवाइड करिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और लैंड कॉस्ट, मोटा मोटा। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में सीमेंट, स्टील, टाइल्स वगैरह वगैरह आती हैं, वो जनरल इन्फ्लेशन की भी चलती हैं। तो बात कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की मेनली नहीं है, बात मेनली टैक्सेस की भी नहीं है। जो टैक्सेस हाई हैं बट मेनली वो भी नहीं है, लैंड है। मेन इशू इंडिया में रियल एस्टेट प्राइस को लेकर, होम प्राइस को लेकर लैंड का है। अच्छा, अब शहर में जो लैंड है उसके बाद एग्रीकल्चरल एरिया है, तो जो एडिशनल लैंड आता है वो रूरल एरिया से आता है, वो एग्रीकल्चरल रीजन से आता है। तो अब आपको देखना है कि वैल्यू क्या है उस लैंड की एग्रीकल्चर में। जो फंडामेंटल वैल्यूएशन की आप बात कर रहे थे, आप एक 1 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड देखो, उस पे आप वीट, राइस, जो भी 1 क्रॉप, 2 क्रॉप, 3 क्रॉप आप ग्रो करते हो, आप उनकी डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू लो। जैसे स्टॉक मार्केट में आप लेते हो डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर डिविडेंड्स, यहां पर आप लो डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू, नेट डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग लेबर कॉस्ट, फर्टिलाइजर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, नेट वैल्यू एट्रीब्यूटेबल टू लैंड पर एकड़। ओके, उसको आप जो फ्यूचर स्ट्रीम है उसको एडअप करो, उससे आपको फंडामेंटल वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर लैंड मिल जाएगी। वो फंडामेंटल वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बहुत लो है, इसलिए तो फार्मर्स गरीब हैं, इनकम नहीं है। एक बात आप नोट करो, फार्मर की इनकम है नहीं लेकिन लैंड महंगा है, तो एक डाइवर्जेंस है ना, बिकॉज द मार्केट प्राइस इज डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल वैल्यू। अब इसी थोड़ी सी लंबी कहानी है, वाई दैट एग्जिस्ट कंटिन्यूसली। इसमें ये है कि जो लैंड एक्वायर होता है, एक तो लैंड एक्विजिशन एक्ट है अंडर विच द प्राइस ऑफ लैंड इज हाई, बट दैट इज नॉट द मेन फैक्टर। ये काफी लोगों के मन में ये बात है कि लैंड एक्विजिशन इज दी 4 times हाई, इज द मेन विलन। दैट इज नॉट ट्रू। एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको मैंने अपने राइटिंग में लेबल दिया हुआ था, लाइसेंस परमिट कोटा राज इन द रियल एस्टेट सेक्टर। 1991 में जो अबॉलिश हुआ था वो लाइसेंस राज अबॉलिश नहीं हुआ था, वो लाइसेंस राज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अबॉलिश हुआ था। इन अदर सेक्टर्स सच एज रियल एस्टेट इट वाज नॉट अबॉलिश्ड। तो कहने का मतलब ये है 1991 तक जो मैन्युफैक्चरिंग में चल रहा था वो रियल एस्टेट में आज भी चल रहा है। तो जिस वजह से मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कम होती थी, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की प्राइस हाई होती थी, क्वालिटी लो होती थी, वो फैक्टर्स रियल एस्टेट में आज तक अप्लाई कर रहे हैं। तो जब आप इस लाइसेंस परमिट कोटा राज को अबॉलिश करोगे या डाइल्यूट करोगे तो सप्लाई बढ़ेगी। जब सप्लाई ऑफ होम्स बढ़ेगी तो अपार्टमेंट प्राइसेस विल फॉल। अपार्टमेंट प्राइसेस से जो लैंड इंप्यूटेड प्राइस आती है अर्बन, वो गिरेगी और उसका इंपैक्ट होगा वो एग्रीकल्चर लैंड पे। लोग कहते हैं कॉस्टिंग आप एग्रीकल्चर लैंड से लेकर के अर्बन पे आओ, ये गलत कॉजालिटी है।
वो दिखने में लगती है ऐसे, जब आप उसकी इकोनॉमिक्स देखते हो ना, तो द कॉजैलिटी इज ऑपोजिट। आप प्राइस ऑफ होम देखो, वहां से प्राइस ऑफ लैंड डिराइव होगी आपकी, और वो करेक्ट नहीं हो पा रही है क्योंकि अपार्टमेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव, और वो लैंड प्राइस से जुड़ा हुआ है। और लैंड, एक यहाँ पे मैं थोड़ा डेटा पॉइंट दे दूं आपको। 10 टॉप मोस्ट सिटीज ऑफ इंडिया ऑक्यूपाई ओनली 0.2% ऑफ लैंड इन इंडिया। कौन सी शॉर्टेज है इंडिया में लैंड की फॉर अर्बन डेवलपमेंट? शॉर्टेज है नहीं, प्राइस हाई है। ये क्यों है? क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं। 1991 तक हमारे पास क्या लेबर की कमी थी, हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स की कमी थी। जिस दिन हमने उनको अलाउ किया, सप्लाई बढ़ गई, प्राइसेस गिर गई, हम एक्सपोर्ट करने लगे बल्कि। तो वो कहानी अभी रियल एस्टेट में, हाउसिंग में आनी है। रियल एस्टेट में लैंड की सप्लाई बढ़ाना तो समझ में आता है, लेकिन पूरा जो रियल एस्टेट का इकोसिस्टम है इतना एक्सप्लॉयटेटिव है कि अगर कंट्रोल हटाया गया तो रेकलेस भी हो सकता है ये बिजनेस। कंट्रोल सी ऐसा है कि 1991 तक, 1947 से लेकर 1991 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हम यही लेके चल रहे थे कि हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं, हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, हमारा पब्लिक सेक्टर है, हमको कंट्रोल रखना पड़ेगा इस पर। मिक्स्ड इकोनॉमी तो आज भी जरूरत है, लेकिन उसका एक और फॉर्म हो सकता है जिसका मैंने पहले जिक्र किया, हायर टैक्स जीडीपी रेशियो। उसके लिए आपको लाइसेंस राज की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो अमेरिका में कहते हैं जोनिंग लॉज, जोनिंग लॉज ये हैं कि आप यहाँ पर घर बनाओ, यहाँ पर आप पार्क बनाओ, यहाँ पर आप दुकान बनाओ। तो ये नहीं कि आप कुछ भी कहीं भी बना दो, वो जोनिंग लॉज होते हैं। नोएडा जैसे जगह पे भी है वो। हाँ, वो भी है, वो होना चाहिए। अब हुआ क्या है कि जोनिंग लॉज के नाम पर एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शंस हैं सप्लाई को रोकने के लिए, जिसकी वजह से घर महंगे हैं। अब देखो, रोटी कपड़ा और मकान जो हमने शुरू में जिक्र किया, रोटी का प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन की पॉलिसी थी, सॉल्व हो गया। कपड़ा तो वैसे ही वो, इनफैक्ट 1991 की लिबरलाइजेशन के बाद टेक्सटाइल सेक्टर टेक्सटाइल सेक्टर भी। तो ऐसा क्या है मकानों में, खास करके जब लैंड की हमारी शॉर्टेज नहीं है। हम कोई हांगकांग तो है नहीं, हम कोई सिंगापुर तो है नहीं कि लैंड शॉर्टेज है हमारी। भी हमारी पॉपुलेशन है लेकिन लैंड भी तो है। और एनीवे हाउसिंग के लिए स्क्वायर फीट में आप नापते हो, और कंट्री का लैंड एरिया स्क्वायर फीट में, वो भी वर्टिकल वो स्क्वायर भी फीट में। वर्टिकल। तो आपको लगता है कि ये पॉलिसी लेवल पे रियल एस्टेट की सप्लाई को रेस्ट्रिक्टेड रखा गया है, आर्टिफिशियली प्राइस? इसमें दो फैक्टर्स हैं जो आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो वेस्टेड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, लेकिन एक माइंडसेट का भी इशू है, और वो माइंडसेट का इशू 1991 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही था। वहां भी सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं थे, माइंडसेट भी था। वो माइंडसेट क्या था कि 5 ईयर प्लान्स, पब्लिक सेक्टर, मिक्स्ड इकोनॉमी, इनइक्वालिटी, गरीबी। तो ये एक माइंडसेट था जिसकी वजह से वो पॉलिसी चल रही थी। फिर उसके बाद एहसास हुआ कि ये पॉलिसी को चेंज करने से हम कोई एंटी पब्लिक थोड़ी हो जाएंगे। एंड उस टाइम कौन लीड कर रहा था? डॉक्टर मनमोहन सिंह, who has a background, who had a background in public welfare, public economics, उन चीज़ों में। तो शक तो था नहीं कि ये हो रहा है तो कोई ऐसी बात है। एंड उसके बाद जो हमारा एक्सपीरियंस भी रहा, तो इट इज़ नॉट कि उस लिबरलाइजेशन के बाद कॉमन मैन को बेनिफिट नहीं हुआ। अब मैं आता हूँ आपके रियल एस्टेट पे। तो जो रियल एस्टेट में जो लाइसेंस परमिट कोटा राज हटाने की बात है, मैंने कहा जोनिंग लॉज नहीं हटाने, जोनिंग लॉज रहें, रेगुलेशंस रहें, लेकिन आप उसको लाइसेंसिंग इजी करो, रिस्ट्रिक्शंस हटाओ। उसके साथ एक जुड़ता हुआ चीज़ है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता था, वो लंबा टॉपिक है। वो है न्यू सिटीज एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्मॉल सिटीज। देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अर्बनाइजेशन तो बढ़नी चाहिए, नहीं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। एंड इनफैक्ट दैट इज वन रीजन वाई 6% से हम ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। बट अर्बनाइजेशन के लिए हमको रियल एस्टेट डेवलपमेंट तो अलाउ करनी पड़ेगी। अभी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, आप एब्सोल्यूट नंबर पे मत जाओ कितनी बिल्डिंग्स आ गई हैं,
या 1,000 एकड़ या 5,000 एकड़ यहाँ इधर उधर हो रहा है, वो कुछ नहीं है कंपेयर टू द नीड ऑफ द इकोनॉमी। लेकिन रियल एस्टेट को यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट समझकर उसमें पैसा पार्क किया हुआ है। सप्लाई बढ़ने का मतलब है कि सबका असेट बबल बर्स्ट हो जाएगा। वो ये चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने पॉलिसी चेंज कर दी और रातों रात मिलियंस ऑफ होम्स बन गए और रातों रात इतनी सप्लाई बढ़ गई। इट्स अ वेरी फेस्ड आउट प्रोसेस एंड लोगों को एहसास में भी, चेंजेस में भी, तो इवेंचुअली होगा। लेकिन जो होगा वो ये होगा कि जो पास की रियल एस्टेट एप्रिसिएशन थी वो जाएगी। बट अगर वो जाएगी तो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, बैंक्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, सो इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग। सो ऐसा नहीं है कि आप और दूसरी बात, इंश्योरेंस का। घर हमारे लिए सिर्फ एक घर ही नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, एक इंश्योरेंस है। वो इंश्योरेंस का ये है कि कल को खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इससे कुछ कर लूंगा, इंश्योरेंस है। बट ये आर्ग्यूमेंट थी 1950s, 1960s, 1970s, इवन 1980s की। अब जो इंश्योरेंस है, आप मेडिकल इंश्योरेंस लो, आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस लो, आप जनरल इंश्योरेंस लो, आपको इतना घबराने की क्या जरूरत है कि क्या हो जाएगा। पहले तो लो प्रोबेबिलिटी है, बट अगर कुछ होता भी है तो इंश्योरेंस सेक्टर हैज बिकम वेरी गुड। तो आप घर को एज एन इंश्योरेंस मत लो, इन्वेस्टमेंट्स को भी एज इंश्योरेंस ले लो। वो रिटर्न का लिए है, रिटायरमेंट ऑफ कोर्स। नहीं, क्या होता है, पैसा पार्क करने के लिए लोग रियल एस्टेट में जा रहे हैं, तो आपके नजरिए से जिसको भी सरप्लस कैपिटल पार्क करना हो उसके लिए इंडिया में बेस्ट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग नंबर वन। नंबर वन। विद इन द कंट्री आप रियल एस्टेट प्रेफर करेंगे या स्टॉक मार्केट प्रेफर करेंगे? At this juncture, mutual fund, not stock market direct. A common man should avoid that. Mutual funds. और अगर आपको उसके बाद इवन प्रोडक्ट्स लाइक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट्स। रीट्स इसलिए कि वो इनकम प्रोड्यूसिंग असेट्स में जा रहा है और इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड है, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन हेज्ड है, मोर और लेस। बिकॉज बैंक एफडी का ना, बैंक एफडी आपको लगता है 6% है, उसमें 4-5% तो इन्फ्लेशन खा रही जा रही है आपको, और आपके पूरे उस 6% पे टैक्सेशन है। यस यस। तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वो बैंक एफडी निगेटिव रिटर्न है। इन सम ईयर्स नेगेटिव हो सकती है। ओके, आपने सारी चीजों पर बात की, आपने गोल्ड को टच नहीं किया। ओके, गोल्ड को आप कैसे देखते हैं एक एवरेज इंडियन के लिए इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के तौर पर? इट इज अ वॉलेटाइल एसेट। मैं छोटा आंसर दे रहा हूँ, और वो छोटा आंसर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ किस माइंडसेट से चीज़ें हो रही हैं। ऐसा है, इंडियन हाउस होल्ड की एक मजबूरी थी। वो मजबूरी ये थी कि आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब बैंक्स भी, सोना या जमीन, सोना या जमीन, बैंक्स भी रिलायबल नहीं थे। फिर बैंकिंग आई, कुछ हाउसिंग आए, अब तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आ गए हैं, तो ऑल्टरनेटिव्स बढ़ गए हैं। तो आज गोल्ड लेने की मजबूरी नहीं है। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, मैं समझ सकता हूँ उन्होंने गोल्ड क्यों लिया, और उनकी जगह मैं होता तो मैं भी करता। बात आज उनकी नहीं है, बात आज आपके मेरे की है, हमारे बच्चों की है। गोल्ड एक तो रिटर्न्स, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, मैं आपको एक फिगर बताता हूँ। ये एकेडमिक जर्नल पब्लिश्ड आर्टिकल है, बैरो एंड मिश्रा। इत्तेफाक की बात है, उन दो ऑथर में एक इंडियन है, बैरो एंड मिश्रा। 2016 का आई थिंक एकेडमिक पेपर है, और उन्होंने, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, 175 साल कवर किया था डेटा। गोल्ड प्राइस तो डेटा अवेलेबल है। Inflation adjusted return annualized over 175 years
was found out to be 1.1%. इन्फ्लेशन एडजस्टेड 1.1%. Yes, on gold. अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मैंने शुरू में कहा कि इट इज अ वॉलेटाइल एसेट. आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, एक तो उसकी वॉलेटिलिटी है, एंड वॉलेटिलिटी हैज बीन इंक्रीजिंग. इट इज वेरी हाई. इनफैक्ट बैरो एंड मिश्रा की स्टेटमेंट थी कि द वॉलेटिलिटी इज एज हाई एज स्टॉक मार्केट. जो स्टॉक मार्केट में बचने के लिए गोल्ड इन्वेस्ट कर रहा है, वो ये नहीं जानता कि गोल्ड इज ऑलमोस्ट एज वॉलेटाइल. नहीं, गोल्ड में ठीक है, एक टाइम करेक्शन का भी फेज आ जाता है. हाँ हाँ, तो नहीं, बट वो जिस फेज में वो करेक्शन आता है, फिर वो अगला पिछला नहीं देखता ना. स्टॉक मार्केट की डे टू डे विजिबिलिटी है, गोल्ड की डे टू डे विजिबिलिटी नहीं नहीं, है. ये मैं भी हमेशा कहता हूं कि देखिए, गोल्ड का कोई सेंसेक्स नहीं है. रियल एस्टेट का, अगर रियल एस्टेट का तो सेंसेक्स होता तो हर दिन लोअर सर्किट लगता, राइट. लेकिन गोल्ड का एक रिपोर्ट में ये भी है कि पिछले 20 साल में स्टॉक मार्केट और गोल्ड कंपेरेबल रहा है, पिछले 20 साल में. पिछले 20 साल में. बट हिस्ट्री तो पिछले 20 साल की नहीं है. 20 years is actually a short period for investing. अगर particularly if you are saying कि लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस क्या है, आप पिछले 50 साल देखो, 100 साल देखो, 200 साल देखो. एट वन टाइम गोल्ड वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन इट इज टुडे. आज गोल्ड लेना बहुत लोगों की मजबूरी नहीं है. तब तो मजबूरी भी थी. जब मजबूरी थी लोगों की, तब तो गोल्ड ने हाई रिटर्न दिया नहीं. अच्छा, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर चूंकि हम ऐसे दौर में बैठे हैं जब कोई भी ग्लोबल फाइनेंशियल एक रीसेट की बात हो रही है, एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्रैश तक की बात लोग कर रहे हैं, तो सेफ्टी और लिक्विडिटी के लिहाज से आप किसको प्रेफर करेंगे, स्टॉक मार्केट को या गोल्ड को? नो, मैं ये नहीं कह रहा कि गोल्ड टच नहीं करना चाहिए या बिल्कुल नहीं होना चाहिए, या जो आपके पास है आज उसको बेच दो. मैं ये नहीं कह रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 20 साल के रिटर्न्स को देख करके या पिछले 2 साल के रिटर्न को देख करके आप गोल्ड में मत भागो. मैं ये कह रहा हूँ सर. हाँ, क्योंकि लोग तो पिछले 2-3 साल में कैरेट हुए हैं. हाँ, ये लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल रीसेट, जो कि एक्सपेक्टेड है कि डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है, तो अगर कोई फाइनेंशियल रीसेट होता है जिसका कि डायरेक्ट असर इंडियन इकोनॉमी पर पड़ेगा, वो वैसे में सेफ्टी के लिहाज से आप गोल्ड को कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं? no, ऐसा है कि आप एक और चीज़ देखो कि अगर कुछ खुदा न खास्ता कोई क्राइसिस भी होता है, आप ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देख लो 2007 का, कितने साल चला और कितने कंट्रीज में चला. इंडिया क्या बर्बाद हो गया था? मतलब दिक्कत आई थी 6 महीने की, साल की, 2 साल की. बट ऐसा तो नहीं है कि कोई क्राइसिस यूएस में होता है या डी डॉलराइजेशन वहाँ होती है तो हम तो सब कुछ गया हमारा. तो वो उस तरीके से देखना ही ठीक नहीं है. हाँ, डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है. जब हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे थे तो मैं इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग कर रहा था. मेरा कहना मतलब ये नहीं था कि आप टोटली इंडियन इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में, टोटली गोल्ड में, टोटली रियल एस्टेट में. इट इज एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन. आइडियल असेट एलोकेशन आपके अनुसार क्या होना चाहिए एक एवरेज इंडियन का? इंटरनेशनल मार्केट, स्टॉक, गोल्ड, रियल एस्टेट, सब में कितना कितना परसेंट होना चाहिए? ऐसा है, कुछ फंड्स हैं, फॉर्चुनेटली मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ. पराग पारिक उनके ये हैं म्यूचुअल फंड, और उन्होंने बहुत अच्छा प्रोडक्ट है उनका. तो वो टैक्सेशन वजह से 35% तक इंटरनेशनल जा सकते हैं. तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इंटरनेशनल कितना करूं और डोमेस्टिक कितना करूं, बॉन्ड्स कितना करूं, स्टॉक मार्केट कितना करूं. आप हाइब्रिड फंड्स लो, मल्टी एसेट फंड्स लो, फ्लेक्सी कैप फंड्स, जिसमें कि आप फंड मैनेजर पे छोड़ दो ना. आज 2 साल के बाद 2 साल टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन हुआ है. आज स्टॉक मार्केट की सिचुएशन कुछ है, आप उसके बेसिस पे मैं आपको कुछ बोलूंगा तो वो 6 महीने में चेंज हो सकता है. अब 6 महीने बाद एवरी टाइम यू नॉट गोइंग टू कीप चेंजिंग. तो आप करो वो जो लॉन्ग टर्म में आपको ठीक बैठ सके. तो उसमें फॉर्चुनेटली ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं.
हाइब्रिड फंड्स इंटरनेशनल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे, इस तरह की जो आपको देते हैं, तो आप अपनी तरफ से सोचो ही नहीं ना, आप फंड मैनेजर पे छोड़ दो। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप डॉक्टर पे छोड़ते हो ना कि वो क्या प्रिस्क्राइब करेगा। तो उसी तरह फंड मैनेजर है, फंड मैनेजर को आप डॉक्टर समझो, आप उस पर विश्वास रखो। सेबी ने अच्छा काम किया हुआ है इंडिया में। इस आपका जो सजेशन बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक ह्यूमन नेचर है कि लोग, एक साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस इन्वेस्टिंग, कि ह्यूमन नेचर है कि हम जिस चीज को जानते हैं वहीं पैसा डालते हैं। शायद इसीलिए इंडिया में लोग जमीन और गोल्ड पर भागते थे। थे आज की सिचुएशन अब तो मतलब अब तो ये हो गया है कि स्टॉक मार्केट में भाग रहे हैं। अब दूसरा डर आ गया है। पहले वो एक गलती थी, अब दूसरी गलती हो रही है। दूसरी गलती है और भागो यह आप कहीं कि भी मत। हर कोई एक इधर उधर के टिप को लेकर अपने को स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट समझने लगा है। तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क एलिमेंट है। यस। तो आप कहना है हाइब्रिड प्रोडक्ट्स में रहें जहां कि आपका रिस्क जो है वो रिस्क मिटिगेशन वहां से मैनेज होता रहे। वो फंड मैनेजर अपने आप देख लेगा ना। तो वो डायनेमिकली चेंज करते रहते हैं। इंडिया के असेट क्लासेज में सबसे ज्यादा वॉलेटाइल और सबसे ज्यादा ओवर वैल्यूड क्या है? आई थिंक इट इज रियल एस्टेट। बोथ वॉलेटाइल एज वेल एज। वॉलेटाइल नहीं है, सबसे ज्यादा ओवर वैल्यूड। वॉलेटाइल बल्कि नहीं है। आई मीन मैं ये नहीं कह रहा साइकिल्स नहीं होते। अब ये कोविड से पहले फॉर मेनी इयर्स इट वाज काइंड ऑफ स्टैग्नेंट या बहुत लो एप्रिसिएशन था, उसके बाद बूम आ गया। सो सिक्लिकल है, बट ऐसे वॉलेटाइल नहीं है, बट इंट्रिंसिकली ओवर वैल्यूड। एंड आई विल ऐड, मैंने पहले भी कहा था, अगर पॉलिसी रिस्ट्रिक्टिव रही तो ये ओवर वैल्यूड रह सकता है। लेकिन अगर पॉलिसी चेंज होती है जो होनी चाहिए इन पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट फ्रॉम एन एसेट पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम द जनरल पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू, कि घरों की इतनी दिक्कत है, महंगे हैं घर, छोटे हैं घर, तो वो पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। वो पॉलिसी चेंज होती है तो ये ओवर वैल्यूएशन पे डेंट पड़ेगा। फाइनली मेरा एक सवाल कि आज की ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में इंडियन इकोनॉमी कहाँ स्टैंड करती है? हम प्रॉमिसिंग हैं, अगेन हम वहीं से जहां से हमने शुरू किया था, हम हाइप जोन में ज्यादा हैं या हम होप जोन में ज्यादा हैं? एक्चुअली हाइप है, होप भी है। होप इन द होप पॉजिटिव सेंस के बिकॉज ग्रोथ रेट इज गुड। डेटा का जो आप वो आपका आप उस लोवेस्ट ग्रोथ रेट को भी देखें ना, तो उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट ओवर टाइम जो है वो अच्छा है। इंडियन इकोनॉमी इज फाइन। हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो है ये रूरल एरिया में, इनफॉर्मल सेक्टर में, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में, इन चीज़ों में दिक्कत है। और दूसरे लेवल पे जुडिशरी में, कास्ट को लेकर के, एटलीस्ट इन रूरल एरियाज, ईज ऑफ एंटरिंग बिजनेस को लेकर के, आप टैलेंटेड हो, आप कहीं जा नहीं पा रहे हो, ये सब समस्याएं हैं। एग्रीगेट में सिचुएशन इज नॉट बैड, बट देयर इज अ नीड टू लुक एट द डिसएग्रीगेटेड पिक्चर। तो ये थे डॉक्टर गुरबचन सिंह। इंडियन इकोनॉमी के एकेडमिक लेवल को इन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। ज्यादातर लोग जब इंडियन इकोनॉमी की बात होती है, या तो पूरी तरह से हाइप जोन में होते हैं या पूरी तरह से होप जोन में होते हैं। इस हद तक होप जोन में होते हैं कि एक मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म भी दिखता है। इन्होंने दोनों साइड को काफी बैलेंस किया है। इन्होंने बताया है कि इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ क्या है, साथ ही इंडियन इकोनॉमी के जो स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं उस पर भी बात की है। आम लोगों के नजरिए से इन्होंने इन्वेस्टमेंट को भी टच किया है कि आपको कहां कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके असेट क्लास के वैल्यूएशन की भी बात की है। ये अपने आप में काफी इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है और हम इनसे आगे और भी बात करेंगे। ऑडियंस के तौर पर आप लोग इस पर अपने हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको इस पूरी डिस्कशन में क्या चीजें अच्छी लगी,
क्या वो सवाल हैं जो आप आगे इनसे पूछना चाहेंगे ताकि अगले सेशन में हम इनसे और भी उन्हीं आपके सवालों पे बात कर सकें? अभी तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।